हाँ जी, देखिए आज हम शुरू करने वाले हैं अपना शेयर कैपिटल मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसमें इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिबेंचर दोनों की चर्चा को खत्म करेंगे। मैं समझ के चलूँ 1 घंटे के आसपास का हमारा लेक्चर होना चाहिए। 1 घंटे में इसे कवर करने की पूरी कोशिश हम करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल खत्म करके जाएंगे आज। ठीक है, और फिर अक्टूबर में हम क्या कर देंगे, पीवाई की सीरीज शुरू कर देंगे। तो आज रात तक या कल सुबह तक के पीवाई क्यू आईएससी और सीबीएसई बोर्ड के अलग अलग आपके पोर्टल पर, आपकी ऐप के पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पीवाईक्यू सीरीज को सॉल्व करने का आपको बेनिफिट कमिंग नवंबर में जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन आपका सवाल क्या है, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पीवाईक्यू को सॉल्व करना है। ठीक है, पीवाईक्यू को कैसे किस नजरिए से सॉल्व करना है, किस तरीके से देखना है, इसकी बात हम करने वाले हैं। क्लियर ही नहीं है, इसकी वीडियो मैं यूट्यूब पे बना के डाल दूंगा, जल्दी आज ही शूट कर दूंगा चाहे। ठीक है, उसी तरीके से पीवाईक्यू को सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलो चलिए तो बात करें हम किसकी, शेयर कैपिटल की। देखिए शेयर कैपिटल का मतलब क्या था, शेयर, यहाँ पर हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं, प्राइवेट कंपनी की बात नहीं करते हैं, क्योंकि पब्लिक कंपनी के पास ही राइट होता है पब्लिक से पैसा लेने का, और जिन कंपनी के पास राइट होता है पब्लिक से पैसा लेने का उन्हीं कंपनी की यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि हम शेयर देके पब्लिक से पैसा लेते हैं। प्राइवेट कंपनियां वो होती है जो पब्लिक से इन्वॉल्वमेंट नहीं लेती है, डायरेक्ट पैसा नहीं आता है, तो इस सब उनकी बात यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी बात करने वाले बेटा जी हम पब्लिक कंपनी की बात करेंगे। तो शेयर कैपिटल, शेयर प्लस कैपिटल, यहाँ पर कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेचती है। क्या बेचती है मेरे बेटा जी, हिस्सेदारी, मतलब हिस्सेदारी बेचकर लोगों से कैपिटल लेती है। मतलब लोग इनकी पब्लिक ही, लोग इनकी पब्लिक ही कंपनी के मालिक मेंबर होते हैं, जिन्हें आप शेयर होल्डर बोल देते हैं। क्लियर ही नहीं है, तो इनकी कंपनी अपनी हिस्सेदारी खरीदती, मतलब कंपनी की हिस्सेदारी खरीदना और पैसा लगाना, मतलब कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना। तो यहाँ पर कंपनी क्या करती है, क्या हो गया, बंद करना है, आ गया दोनों तुम, जल्दी आओ फटाफट से। स्पीड से, स्पीड से, चलो ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या लिखा है, यानी कि कंपनी अपने यहाँ पे हिस्सेदारी बेचती है और लोगों से पैसा उठाती है। कंपनी के एमओए के अंदर, मेमोरेंडम एसोसिएशन के अंदर कैपिटल क्लोज होता है, उस कैपिटल क्लोज में कंपनी की ऑथराइज कैपिटल लिखी होती है। ऑथराइज कैपिटल को तो मैक्सिमम कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल के नाम से भी जानते हो। मेरी बात समझ में आई है नहीं आई, क्लियर ही नहीं है। तो यहाँ पर कंपनी क्या करती है, जैसे मान के चलिए कंपनी की ऑथराइज कैपिटल 10 लाख रुपए की है, तो कंपनी एक बार में 10 लाख रुपए लोगों से नहीं उठाती है, अपनी इस 10 लाख की कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देती है। उन छोटे छोटे टुकड़ों को कंपनी क्या बोलती है, शेयर्स, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल। कंपनी छोटा सा हिस्सा बेच सकती है, मतलब अपनी बहुत बड़ी कंपनी की छोटे से हिस्से को बेचकर लोगों से पैसा उठाती है। हर हिस्से की एक वैल्यू होती है जिसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी, फेस वैल्यू। शेयर जो कंपनी देती है वो दो तरीके से दे सकती है, पार पे और प्रीमियम पे। या तो कंपनी 10 का शेयर 10 में देगी, या 10 का शेयर 11 में, 12 में, 13 में, मतलब ज्यादा में देगी, जिसे हम बोलते हैं एट प्रीमियम। कंपनी ज्यादा रुपए ले सकती है, या कंपनी की जो शेयर प्राइस है उसके मार्केट वैल्यू पे डिपेंड करते हैं कि कंपनी का मार्केट वैल्यू कैसा जा रहा है। अगर कंपनी की मार्केट बहुत अच्छी है तो गारंटेड 100% उसका शेयर प्रीमियम पे ही जाएगा, पार पे जाता ही नहीं है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। कितने तरीके के शेयर्स दे सकती है कंपनी, कंपनी दो तरीके के शेयर दे सकती है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर जिनके पास होता है उन्हें इक्विटी शेयर होल्डर कहते हैं, और जिनके पास प्रेफरेंस शेयर होता है उन्हें प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं। देखो इक्विटी की डेफिनेशन क्या है, कि जो प्रेफरेंस नहीं होते वो इक्विटी होते हैं। क्लियर ही है, इक्विटी की डेफिनेशन यही है कि जो प्रेफरेंस नहीं होते वो इक्विटी होते हैं, जो प्रेफरेंस नहीं होते वो इक्विटी होते हैं। बोलो आइए ना, तो प्रेफरेंस कौन होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो होते हैं जिनके पास दो प्रेफरेंशियल राइट होते हैं। राइट टू गेट डिविडेंड फर्स्ट, मतलब डिविडेंड मिलता है शेयर्स के ऊपर, डिविडेंड दिया जाता है शेयर्स के ऊपर। मतलब कंपनी क्या करती है, लोगों को शेयर देती है, पैसे लेती है, उस पैसे से कंपनी प्रॉफिट कमाती है, उस प्रॉफिट का एक पार्ट लोगों में, शेयर होल्डर में, मेंबर में, मालिकों में बांटती है, उन्हें बोलते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड पहले किसे दिया जाएगा, छोटे मालिक, बड़े मालिक, छोटे मालिकों को। क्लियर ही नहीं है। अगर कंपनी वाइंड अप होने लगी, खत्म होने लगी, बंद होने लगी, तो पहले किसका पैसा वापस किया जाएगा, छोटे का, बड़े का, छोटे का। इनका रिस्क कहीं ना कहीं, इनका रिस्क ज्यादा है इनसे, इसलिए हम इसे बोलते हैं रिस्क कैपिटल। क्या बोलते हैं मेरे बेटे जी, रिस्क कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनका रिस्क ज्यादा है। अभी तक देखना मेरे बेटे जी, क्लियर ही नहीं है। यहाँ पर हम बात करने वाले किसकी, इशू ऑफ शेयर्स की। सबसे पहले जो मेन मुद्दा है यहाँ पर इशू शेयर का है। कंपनी शेयर देने के दो पर्पस होते हैं, देखो याद रखना,
यही सेम पर्पस डिबेंचर के भी होते हैं। कुछ बातें मैं डिबेंचर की कंबाइन करके चलूंगा जिससे तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी दोनों चैप्टर की। देखो इशू ऑफ शेयर हो या इशू ऑफ डिबेंचर हो, दोनों में इशू ऑफ शेयर हो इशू ऑफ डिबेंचर हो, दोनों में ये दोनों पर्पस होते हैं। शेयर को देने के और डिबेंचर देने के दो ही पर्पस हैं। पहला पर्पस कैश पर्पस, क्या चाहिए पैसा। दूसरा अदर देन कैश पर्पस, जहां पैसा नहीं चाहिए कुछ और, इनकी वेंडर वाले क्वेश्चंस। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ये डिबेंचर में भी आता है, ये शेयर्स में भी आता है। बस डिबेंचर में एक चीज और आती है, क्या? इशू ऑफ डिबेंचर हैज कोलैटरल सिक्योरिटी। इशू ऑफ डिबेंचर वो शेयर्स में नहीं होता। शेयर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं दिया जाता, डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी दिया जाता है। ये ध्यान में रखना, ये तुमसे वाइवा में पूछा भी जा सकता है। शेयर का नहीं है कोलैटरल, डिबेंचर का है कोलैटरल। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? आई पर से भी नहीं आई? तो देखो कैश पर्पस में क्या है, शेयर या डिबेंचर देंगे और क्या लेंगे? पैसा। अब पैसा लेने के कितने तरीके होते हैं? दो तरीके, लमसम और इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है? धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और रस्ते गुजर जाना है। मतलब कंपनी धीरे धीरे तड़पा तड़पा के रुपए लेगी, बोलो आइए ना, मतलब टुकड़ों में रुपए लेती है कंपनी। पहले इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन, दूसरी का नाम अलॉटमेंट, उसके बाद जो भी आएंगी वो क्या होंगी? कॉल। जबकि लमसम में क्या होता है मेरे बेटा जी? एक बार में लेना देना हो जाता है। तो यही एप्लीकेशन है और यही अलॉटमेंट कहलाती है। क्लियर ही नहीं है? मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट का मतलब क्या है? आसान भाषा में समझ लो, एप्लीकेशन में हम पैसे हम शेयर मांगते हैं, अलॉटमेंट में कंपनी हमें शेयर अलॉट करती है। मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट में लेना और देने वाला काम चलता है। और लमसम में क्या होता है? एक ही जगह लेना देना हो रहा है, तो वही एप्लीकेशन होता है और वही अलॉटमेंट कहलाती है। क्या मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? बोलो हाँ या ना। सिमिलरली डिबेंचर में भी यही होता है, लमसम एंड इंस्टॉलमेंट, कुछ भी अलग बात नहीं होगी। क्लियर ही नहीं है? आगे चलते हैं। शेयर देने के दो तरीके थे, मैंने बताया था ना, इशू करने के दो तरीके, एट पार और एट प्रीमियम। लेकिन डिबेंचर में तीन तरीके होते हैं। पार प्रीमियम तो होते हैं, डिस्काउंट भी होता है, मतलब डिबेंचर सस्ता भी जा सकता है। क्लियर नहीं है? देखो जो शेयर है वो 10 का शेयर 10 में, 10 का कितने वाला शेयर, कितने का कितने में, कितने का कितने में, इसे बोलते हैं इशू प्राइस। इशू प्राइस का मतलब कितने में जा रहा है, कितना रुपया आएगा हमारे पास नेट, बोलो हाँ या ना, उसे हम बोलते हैं इशू प्राइस। 10 का 10 में, 10 का 11 12 13 14 में प्रीमियम। लेकिन डिस्काउंट का मतलब क्या है? 10 का 9 में, 8.5 में, 9.5 में, समझो, सस्ता जाना। डिबेंचर कभी शेयर कभी सस्ता नहीं जाता, डिबेंचर जा सकता है। ये भी याद रखना, ये डिफरेंस भी तुम्हें याद होनी चाहिए, क्योंकि इनसे कनेक्टेड बकवासबाजी पूछी जा सकती है। बोलो हाँ या ना। यहाँ पे सारी कहानी हमारी किस पे डिपेंड करती है? जर्नल पे, जर्नल पे। और याद रखना जर्नल का मतलब क्या है? हर इंस्टॉलमेंट के अंदर दो एंट्री बनती है। एवरी इंस्टॉलमेंट इंक्लूड्स 2 एंट्री, सिर्फ 2 एंट्री बनानी है हर इंस्टॉलमेंट में। जितनी भी इंस्टॉलमेंट होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितनी भी इंस्टॉलमेंट होंगी, हर इंस्टॉलमेंट में कितनी एंट्री बनाने की है? 2 एंट्री बनाने की। कितनी एंट्री बनाने की? जोर से बोलो, 2 एंट्री। हर इंस्टॉलमेंट के अंदर कितनी एंट्री बनेंगी? 2, एक ड्यू की और एक, जोर से बोलो, एक ड्यू की और एक रिसीव की। ड्यू एंट्री, रिसीव एंट्री, ड्यू एंट्री, रिसीव एंट्री, ड्यू एंट्री, रिसीव एंट्री, ड्यू एंट्री, रिसीव एंट्री, ड्यू एंट्री और रिसीव एंट्री। बोलो हाँ ये ना, ड्यू एंट्री और रिसीव एंट्री, ड्यू एंट्री और रिसीव एंट्री। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ड्यू एंट्री और रिसीव एंट्री। क्लियर है मेरी बात? आया सही में मेरी बात? ड्यू का मतलब क्या है? पैसा मांगने वाली एंट्री, पैसा मांगने वाली एंट्री, पैसा मांगने वाली एंट्री। रिसीव एंट्री, पैसा मिलने वाली एंट्री, पैसा मिलने वाली एंट्री, पैसा मिलने वाली एंट्री। मैंने क्या बताया था? हर जगह पहले पैसा मांगेंगे, फिर पैसा मिलेगा, मांगेंगे मिलेंगे, मांगेगा मिलेंगे। पहले क्या लगेगी? ड्यू, फिर लगेगी रिसीव, फिर लगेगी ड्यू, फिर रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। लेकिन एप्लीकेशन में क्या होता है? उल्टा, पहले रिसीव फिर ड्यू। क्योंकि एप्लीकेशन पे पहले हम शेयर मांगते हैं। जब हम शेयर मांगते हैं तो हम पहले पैसा जमा कराते हैं कंपनी को, तो कंपनी के पास पहले पैसा आता है, तो कंपनी पहले रिसीव एंट्री ठोकती है, फिर ड्यू एंट्री बनाते हैं। बस एप्लीकेशन में ड्यू को ड्यू ना बोल के क्या बोलते हैं? ट्रांसफर। देखो प्रैक्टिकल में तो तुम कुछ भी याद करो, कोई दिक्कत नहीं है, ड्यू बोलो या ट्रांसफर बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन जब टीचर पूछे तो उसे ट्रांसफर बताना। प्रैक्टिकल भाई बता कि एप्लीकेशन पर जो दूसरी एंट्री बनती है उसका नाम क्या होता है, तो क्या बोलोगे? ट्रांसफर। कुछ बच्चे ड्यू बोल देते हैं, ड्यू मत बोलना, ट्रांसफर बोलना। उसके बाद वाले में तुम ड्यू बोलो, क्योंकि ऑब्वियस बात है, पहले मिलता है फिर मांगा नहीं जाता, मांगा पहले ही जाता है। समझे ना मेरी बातों को आप? वेंडर वाले क्वेश्चन देखो, अदर देन कैश में क्या होता है? कंपनी शेयर देती है, ये डिबेंचर देती है, बदले में कंपनी शेयर देती है, डिबेंचर देती है, बट बदले में कंपनी क्या लेती है मेरे बेटा जी? या तो कोई किसी कंपनी से एसेट खरीदेगी, या बिजनेस खरीदेगी, या किसी का सर्विस। मतलब कंपनी पैसा नहीं ले रही, या तो तू मुझे एसेट दे दे, या बिजनेस दे दे, या सर्विस दे दे, और बदले में पैसा नहीं दूंगी, शेयर दूंगी। मतलब कंपनी जो एक तरीके से पैसों की जगह
क्या कंपनी को अमाउंट पे करनी चाहिए थी, वहां कंपनी अमाउंट ना देके क्या दे देती है, काइंड में भी क्या, शेयर या डिबेंचर, मतलब सामने वाले बंदे को अपने शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर बना देती है। आया या नहीं आया समझ में, बोलिए फटाफट से, क्लियर है मेरी बात, 100% क्लियर है मेरी बात, बोलिए फटाफट से, क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। चलिए तो बेटा यहाँ पर मैंने बात करी किसकी, जैसे एट पार वाले क्वेश्चन की बात है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, 10,000 डिबेंचर आए हैं मार्केट में, 10 का डिबेंचर 10 में है, 3 रुपए की एप्लीकेशन, मतलब कंपनी टुकड़ों में रुपए ले रही है, लेकिन कंपनी को 10 ही पार पे 3 2 है ना, क्या बनेगी एंट्री, ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव और रिसीव, एप्लीकेशन में रिसीव ट्रांसफर रिसीव ड्यू, आया नहीं आया, एंट्री बनानी सबको आती है, फिर भी मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ एक बार, मतलब एप्लीकेशन की एंट्री बनेगी पहले रिसीव, रिसीव एंट्री क्या बनेगी, सिर्फ एंट्री रिकॉल कर रहा हूँ, क्लियर ही नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, मतलब पैसा आएगा और एप्लीकेशन क्रेडिट हो जाएगा, ट्रांसफर करने के लिए क्या करोगे, एप्लीकेशन क्रेडिट है हटाने के लिए कर दोगे डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्या मेरी बात समझ में आई नहीं। सिमिलरली अलॉटमेंट की अगर मैं एंट्री देखूँ, जो यार ट्रांसफर है ना वही ड्यू एंट्री है, अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री क्या होगी, बस जहाँ एप्लीकेशन लिखा हुआ है वहां क्या लिख देना, अलॉटमेंट, बस 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 बस, जहां मैंने एप्लीकेशन लिखा है जिसे हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसे ड्यू भी तो कहते हैं, तो ड्यू क्या एप्लीकेशन लिखा है वहां पे क्या लिख दिया, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बात करोगे बस अमाउंट उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई हो जाती है, आया समझ में नहीं आया, क्लियर है, आगे चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, किसकी एंट्री बनती है मेरे बेटा जी, रिसीव एंट्री, रिसीव एंट्री बिल्कुल सेम बनेगी, जैसे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन है, बस एप्लीकेशन की जगह क्या लिख दो, अलॉटमेंट, बोलो हाँ ये ना, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, ऐसी फर्स्ट कॉल की बनेगी, जहां अलॉटमेंट वहां क्या लिख दोगे, फर्स्ट कॉल, जहां अलॉटमेंट वहां क्या लिख दोगे, फाइनल कॉल, और जहां अलॉटमेंट वहां क्या लिख दोगे, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, सेम एंट्री रिपीट होती चली जाएगी। तो अगर हम बात करेंगे प्रीमियम एट प्रीमियम वाले केस की बात करेंगे, यहाँ पर कंपनी 10 के बदले कितने रुपए ले रही है, 11-12 रुपए, ज्यादा रुपए ले रही है, तो कंपनी क्या करेगी मेरे बेटा जी, जब ज्यादा रुपए लेगी एट प्रीमियम, कुछ नहीं करना है, एट प्रीमियम कंपनी के लिए फायदा है, प्रीमियम हमेशा क्या होता है मेरे बेटे जी, क्रेडिट किया जाएगा, प्रॉफिट मानकर क्रेडिट किया जा रहा है, कौन से एंट्री में क्रेडिट होगा, ड्यू एंट्री के अंदर, कौन से एंट्री में बेटा जी, ड्यू एंट्री में, किस नाम से, सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से, सुन लो मेरी बात, अगर कंपनी 10 के बदले 11 या 12 रुपए ज्यादा रुपए लेती है तो कंपनी के लिए फायदा है, फायदा है तो कंपनी के लिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो क्रेडिट होगा, किस नाम से क्रेडिट होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से, और कौन से एंट्री में, ड्यू एंट्री में, कौन सी ड्यू एंट्री, अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री में, जिधर क्वेश्चन बोलेगा वो ड्यू एंट्री, और जिधर नहीं बोलेगा, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, क्वेश्चन जिधर बोलेगा वो ड्यू एंट्री और नहीं बोलेगा तो अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री, क्या मेरी बात समझ में आई नहीं है, बोलिए फटाफट से हाँ या ना, जैसे मैंने सिंपल एग्जांपल वही उठाया, बस अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री में जो एंट्री बननी थी, शेयर अलॉटमेंट शेयर कैपिटल वही बनाई मैंने, बस सिक्योरिटी में और ठोक देंगे ड्यू एंट्री में, और कुछ नहीं, मतलब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, तड़के लगाएंगे एरियर का, एडवांस का, मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, आई बात समझ में नहीं आई, तो ये हो गया हमारा एट पावर एट प्रीमियम। अब हम बात करते हैं कॉलिन एरियर कॉलिन एडवांस की, किसकी बात करेंगे मेरे बेटे जी, कॉलिन एरियर कॉलिन एडवांस की, आ जाओ, तो पहले मैं बात किसकी करने वाला हूँ, कॉलिन एरियर की, देखो कॉलिन एरियर कॉलिन एडवांस कॉन्सेप्ट को समझ लो, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट है, कॉलिन एरियर का मतलब होता है मेरे बेटे जी कि कंपनी सामने वाले डिबेंचर होल्डर से पैसा मांग, सॉरी सामने वाले शेयर होल्डर से पैसा मांग रही है, पर सामने वाले शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहा है, तो वो पैसा देने में आनाकानी कर रहा है, तो वो एक सिचुएशन को अराइज कर रहा है जिसका नाम है कॉलिन एरियर। कॉलिन एरियर में होता क्या है कि हमने ड्यू एंट्री तो बना दी, पैसा मांग तो लिया सामने वाले बंदे से, बट सामने वाले बंदे ने, बंदा बोल रहा हूँ, बंदो नहीं बोल रहा मैं, क्लियर नहीं है, सामने वाले बंदे से पैसा तो मांगा बट उसने पैसा नहीं दिया, तो ड्यू एंट्री तो बन गई है बट रिसीव एंट्री नहीं बनी है। जैसे अगर मान के चलो मेरे 10 शेयर होल्डर है, तो 9 ने मुझे पैसा दे दिया है, एक ने पैसा नहीं दिया है, तो ड्यू एंट्री बनी 10 की, लेकिन रिसीव एंट्री में कितने लोग आए, 9 लोग आए, एक बंदा नहीं आया क्योंकि उसने मुझे पैसा नहीं दिया। अब कॉलिन एरियर को, कॉलिन एरियर की अकाउंटिंग करने के दो तरीके होते हैं, या तो मैं कॉलिन एरियर अकाउंट ओपन कर दूं, कॉलिन एरियर अकाउंट ओपन कहाँ किया जाता है, हमेशा रिसीव एंट्री में, हमेशा कौन सी एंट्री में, जोर से बोलो, रिसीव एंट्री में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, रिसीव एंट्री में डेबिट करेंगे कॉलिन एरियर के नाम से, रिसीव एंट्री में डेबिट करेंगे किस नाम से, कॉलिन एरियर के नाम से। और विदाउट ओपनिंग में क्या होता है, कॉलिन एरियर डेबिट नहीं होता, मतलब स्पेशली ओपन नहीं होता, डायरेक्टली एडजस्ट कर दिया जाता है, सीधा माइनस कर दिया जाता है डायरेक्ट, कि जितना पैसा नहीं मिला, बोलो हाँ या ना। तो देखो मैंने एक क्वेश्चन को मद्देनजर रखा है, अगर मद्देनजर रखता हूँ तो यहाँ पर क्या है कि एप्लीकेशन की अलॉटमेंट की वही एंट्री बननी है सिंपल, एट प्रीमियम पे मैंने क्वेश्चन को लेके चला था, लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फर्स्ट कॉल की, तो देखो अगर मैं फर्स्ट कॉल की एंट्री की बात करूँ, फर्स्ट कॉल थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ठीक है, नजर आ रहा है, नजर तो आ रहा होगा, चलो थोड़ा बड़ा कर दो, ठीक है। अब इधर देखो फटाफट से, देखो अगर मैं बात करूँ, ये है विद ओपनिंग वाला सॉल्यूशन, ये है विदाउट ओपनिंग वाला सॉल्यूशन, विद और विदाउट।
पहले ड्यू एंट्री बनाते हैं, फिर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मेरे क्वेश्चन में क्या होगा, फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम आ रहा होगा, तो प्रीमियम क्या होगा, ड्यू एंट्री के अंदर क्रेडिट कर दिया मैंने। फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम आ रहा होगा तभी मैंने क्रेडिट करा है, यहाँ पर क्लियर ही नहीं है। 50,000 इंटू 6, 50,000 इंटू ए, 3.5 लाख रुपए मांगे हैं। यहाँ पर यहाँ पर एक बंदा होगा जिसने बदतमीजी करी होगी, उसके पास कितने शेयर थे, 2,000 शेयर थे। कितने शेयर थे, 2,000। तो देखो रिसीव एंट्री क्या बनेगी, पहले नॉर्मल एंट्री बनाओ, रिसीव एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये नजर आ रहा है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, जो एंट्री बनाते हो सिंपल एंट्री बनो जैसे तुम बनाते हो। बस एरियर क्या कर देंगे आप, रिसीव एंट्री के अंदर क्या कर देंगे, बोलो हाँ ये ना। कितना पैसा नहीं मिला, इधर देखो, यहाँ पर क्या है, देखो 2,000 शेयर थे मिस्टर शिवांश के पास, उन्होंने पैसा नहीं दिया। बताओ फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे मांगे गए थे, 7 रुपए, तो 2,000 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 14,000 रुपये नहीं मिले, बोलो हाँ या ना। यहाँ पर देखो मैंने एरियर के नाम पर कितना रुपये लिखा होगा, 14,000 रुपये लिखे हुए हैं। तो 3.5 मांगे थे, 14 नहीं मिले, कितने मिले, 336। तो जो मिल गया वो बैंक में, और जो नहीं मिला वो अलग चला गया एरियर में। सिंपली क्या करा, फाइनल कॉल की एंट्री हमने ऐसी ही बनाई, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होगा, देख लो देख लो, मेरे एग्जांपल में यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, तो मैंने एंट्री बनाई भी नहीं सिक्योरिटी प्रीमियम वाली, सिंपल एंट्री बनाई। अगर प्रीमियम होगा तो प्रीमियम लूंगा, प्रीमियम नहीं होगा तो प्रीमियम नहीं लूंगा। आया, और बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर ही नहीं है। तो शेयर फाइनल कॉल क्या हो रहा है मेरे बेटा जी, डेबिट क्रेडिट हो रहा है, पहले डेबिट हुआ फिर क्रेडिट हुआ। जितना नहीं मिला, 2,000 इंटू 5 रुपए की फाइनल कॉल थी, 10,000 नहीं मिले, तो 2.5 में से 10 नहीं मिले और 240 मिल गए। तो अगेन वही वाली बात, जो मिल गया वो बैंक में, जो नहीं मिला एरियर में। तो जितना भी एरियर हो रहा है ना, जितना भी एरियर हो रहा है उसे एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, जिसका नाम है कॉल सेंड एरियर अकाउंट। जबकि विदाउट ओपनिंग में पता है क्या होता है मेरे बच्चे, सुनो, विदाउट ओपनिंग में क्या होता है, जैसे आपने सेम एंट्री बनाई, देखो फर्स्ट कॉल की बिल्कुल डिक्टो सेम, लेकिन जब आप रिसीव एंट्री बना रहे हो ना, देखो रिसीव एंट्री में कॉल इन एरियर, यहाँ पे जैसे कॉल इन डेबिट करा है ना, यहाँ पे कॉल इन डेबिट नहीं हो रहा, विदाउट ओपनिंग, सीधा एडजस्टमेंट करेंगे, बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, सिंपल। हम क्या बोलेंगे, कितने शेयर थे मार्केट में, 50,000, कितने का पैसा नहीं मिला, 2,000 का, तो 50,000 में 2,000 का पैसा नहीं मिला, कितने का मिल गया, 48,000 का, 48,000 इंटू 7, जितना मिल गया उतने से एंट्री, जितना मिल गया, जो नहीं मिला वो दिखाएंगे ही नहीं, वो डायरेक्टली एडजस्ट हो गया। इसमें पता है फंडा क्या है, इसका फंडा ये है कि देखो फर्स्ट कॉल डेबिट कितने से, 3.5 लाख से, फर्स्ट कॉल क्रेडिट कितने से, 336 से, तो डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों में, 14,000 का। तो जो फर्स्ट कॉल का एरियर है ना, वो फर्स्ट कॉल के अंदर ही पड़ा हुआ है, फर्स्ट कॉल का एरियर फर्स्ट कॉल में पड़ा हुआ है, ऐसी फाइनल कॉल का एरियर फाइनल कॉल के अंदर पड़ा हुआ मिलेगा, बोलो हाँ या ना। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, जितना भी एरियर है वो एक जगह इकट्ठा हो रहा है, कहां पर। अब क्वेश्चन बोले विद तो विद करना, क्वेश्चन बोले विदाउट तो विदाउट करना, लेकिन एक बात है पहले ही तुम्हें क्लियर कर दे रहा हूं, अगर तुम विद फॉलो कर रहे हो तो फोर फीचर की एंट्री उसके अकॉर्डिंग ही बनेगी, विदाउट फॉलो कर रहे हो तो फोर फीचर की एंट्री उसके अकॉर्डिंग बनेगी। बात क्लियर होगी नहीं हो गई, हाँ है ना। अब नॉर्मली हमने क्या सीखा है, हमने विद वाला सीखा है, तो हमने फोर फीचर की एंट्री में विद के अकॉर्डिंग ही बनाई है, बोलो हाँ है ना। हमने फोर फीचर की एंट्री विदाउट के अकॉर्डिंग नहीं सीखी है, लेकिन वहां पे मॉडिफिकेशन हो जाएगा थोड़ा सा। पता है मॉडिफिकेशन क्या हो जाएगा, जब तुम फोर फीचर की एंट्री बनाते थे तो फोर फीचर की एंट्री में क्या लिखते थे, ठीक है, शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल इन एरे लिखते थे, बस कॉल इन एरे डेबिट क्रेडिट नहीं करोगे तुम वहां पर। मेरी बात समझ में आई नहीं आई, कॉल इन एरे आपने यहाँ डेबिट किया था, तुम वहां क्रेडिट कर सकते थे, लेकिन विदाउट ओपनिंग में तो कॉल इन एरे डेबिट हुआ ही नहीं, तो क्रेडिट कर भी नहीं सकते। तो कॉल इन एरे की जगह क्या क्रेडिट होगा, कॉल इन एरे की जगह उन सभी इंस्टॉलमेंट का नाम लिखा जाएगा जहां जहां ड्रामा हुआ था। एग्जाम्पल की बात है, मेरे क्वेश्चन में किधर ड्रामा हुआ, फर्स्ट कॉल पे। और देखो मैं इधर मेरी इस एंट्री को सुनना ध्यान से, जो यहाँ बोलते थे हम, किसकी फोर फीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल इन एरियर टू शेयर फोर फीचर, सही है सर नो, शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल इन एरियर टू शेयर फोर फीचर, ये एंट्री बनाते थे फोर फीचर पे। लेकिन अगर यहाँ बनानी होगी तो क्या बनाओगे, शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल इन एरियर नहीं, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फोर फीचर, समझ गए। कॉल इन एरियर की जगह दो इंस्टॉलमेंट ओपन हो जाएंगी जहां एरियर पड़ा हुआ है। आया समझ में नहीं आया, ये है कहानी। आया, इतना अंदर हो, कोई अंदर नहीं है, ठीक है। याद रखना, कंपनी कॉल इन एरियर के ऊपर क्या पे करती है मेरे बेटे, इंटरेस्ट, सॉरी कंपनी कॉल इन एरियर के ऊपर क्या लेती है, इंटरेस्ट लेती है। कितना इंटरेस्ट लेती है, बंदे को जिस दिन पैसा देना था उस दिन नहीं दिया, बाद में दिया, तो जितना उसने डिले पेमेंट करा उतने टाइम पे कंपनी क्या चार्ज करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। कंपनी इंटरेस्ट कितना लेती है, 10% का इंटरेस्ट लेती है। कितना इंटरेस्ट लेती है, 10% का इंटरेस्ट लेती है, बोलो हाँ या ना।
10% पर एनम, जोर से बोलो कितना, 10% पर एनम। कंपनी इंटरेस्ट कब ले सकती है, जब कंपनी के एओए में आर्टिकल में लिखा होगा कंपनी तभी इंटरेस्ट ले सकती है, अदरवाइज कंपनी इंटरेस्ट नहीं ले सकती, नहीं ले सकती, नहीं ले सकती और नहीं ले सकती। ध्यान में रखना। क्या मेरी बात समझ में आई है, नहीं आई, क्लियर ही नहीं है। कंपनी इंटरेस्ट तभी लेती है जब आर्टिकल में लिखा होगा। अच्छा कितना इंटरेस्ट ले सकती है, पहले सुनो पूरी बात को ध्यान में रखना। कंपनी कितना इंटरेस्ट ले सकती है, जितना आर्टिकल में लिखा होगा उतना, और नहीं लिखा होगा तो टेबल एफ के अकॉर्डिंग कितना, 10%। दोबारा बोलूं, दोबारा बोलूं, दोबारा बोल रहा हूं, दोबारा सुन लो। कंपनी इंटरेस्ट लेगी किसके ऊपर, एरियर के ऊपर। कंपनी इंटरेस्ट कब ले सकती है, जब आर्टिकल में लिखा होगा। कंपनी कितना इंटरेस्ट ले सकती है, जितना आर्टिकल में लिखा होगा। अगर आर्टिकल में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन तो टेबल एफ में कितना लिखा हुआ है, 10% पर एनम को लेगी। कॉल इन एरियर कहाँ पे दिखाया जाता है, तुम्हें देखो क्लियर हो जाए। बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन सब बच्चे करके बैठे हैं। कॉल इन एरियर कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में, इक्विटी लायबिलिटी में, शेयर होल्डर फंड में, शेयर कैपिटल में माइनस करके दिखाया जाता है इन नोट्स टू अकाउंट। अब आया नहीं आया, पूरी बात तुमने करेक्ट कर रही होगी, बोलो हाँ या ना। कॉल इन एरियर अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल नेचर का। और मैंने एक बात और बोली थी, पूरी कंपनी के अंदर जितने भी अकाउंट आ रहे हैं ना, शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट है ना, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी पेमेंट अकाउंट, फॉर फ्यूचर अकाउंट, सब पर्सनल है, सब पर्सनल अकाउंट। बोलो हाँ या ना, क्लियर ही है। बस वेंडर वाले क्वेश्चंस के अंदर ना कुछ अकाउंट रियल वाले आ जाते हैं, एसेट का अकाउंट रियल होता है। आया, क्लियर है ये नहीं है। अभी मैं एडवांस की बात आपसे बाद में करूंगा, पहले मैं बात करूंगा किससे पर, सीधा फोर फीचर की। इसकी बात करूंगा डायरेक्ट फोर फीचर की, क्लियर ही नहीं है। देखो ऑब्वियस बात है, जब सामने वाला बंदा पैसा नहीं देता तो एरियर है। अब जब सामने वाला बंदा पैसा नहीं दे रहा तो कंपनी रिवेंज लेती है, उस रिवेंज को बोलते हैं फोर फीचर ऑफ शेयर। देखो फोर फीचर में गिनती की 3 एंट्री आती है, पहले फोर फीचर की, सेकंड सब रीइश्यू एंड देन ट्रांसफर एंट्री। 3 एंट्री बड़ी मेन है, याद रखना। फोर फीचर करने से पहले कंपनी 14 दिन का नोटिस देती है। 14 दिन के नोटिस में अगर बंदे ने रिएक्ट कर दिया, पैसा दे दिया तो बात खत्म, बंदा बच गया। और बंदे ने अगर रिएक्ट नहीं करा तो कंपनी उसके शेयर फॉरफिट कर देती है, शेयर छीन लेती है। इसमें सामने वाले बंदे के 2 नुकसान होते हैं, एक तो उसके हाथ से शेयर चले जाते हैं, और जो उसने ऑलरेडी अमाउंट सबमिट कर रखा था वो भी उसके हाथ से चला जाता है। जो कंपनी उसके पैसे को जब्त कर लेती है वो कंपनी के लिए क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। जैसे मेरे एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे, बंदे ने ये वाला पैसा नहीं दिया, मतलब ये वाला पैसा दे दिया, तो चारों दिन 7 रुपए दे दिए, तो कंपनी को 7 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो कंपनी जब रीइश्यू करती है तो 7 रुपए तक का अगर लॉस झेल भी लेगी, देख लो कंपनी 10 का शेयर 3 में भी दे देगी ना, 7 का लॉस भी झेल लेगी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखना मेरे बेटा जी, कंपनी कभी 7 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं झेलेगी। कंपनी उतना ही लॉस झेल सकती है मैक्सिमम जितना उसे प्रॉफिट कमाया है। तो क्या ना मैक्सिमम लॉस, ये सवाल आ सकता है तुम्हें, मैक्सिमम लॉस कितना, प्रॉफिट ऑन फोर फीचर। जितना प्रॉफिट कमाया फोर फीचर में उतना ही मैक्सिमम लॉस झेलेगी, उससे ज्यादा लॉस नहीं झेलती है। मिनिमम रेट, कम से कम कंपनी को कितना मिनिमम अमाउंट चाहिए, अमाउंट ऑफ एरियर। भाई सामने वाले बंदे ने बताओ कितना रुपया नहीं दिया था, 3, तो कंपनी दूसरे पार्टी से उतने रुपए लेने की पूरी कोशिश करती है, ज्यादा लेने की भी कोशिश करेगी। आया नहीं आया, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मिनिमम रेट में पहले वाले बंदे द्वारा किया गया एरियर, वो अमाउंट चाहिए कंपनी को। या मैक्सिमम का मतलब क्या है, जितना मैक्सिमम लॉस कितना चलेगी कंपनी, जितना उसे फोर फीचर पे प्रॉफिट कमाया है। बोलो हाँ या ना, क्या मेरी बात समझ में आई है नहीं आई, क्लियर है ये नहीं है, बोलिए हाँ या ना। फोर फीचर की एंट्री का मतलब होता है सिंगल रिवर्स एंट्री ऑफ इशू ऑफ शेयर। तो जितनी भी आपने इशू ऑफ शेयर पे एंट्री बनाई होंगी एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, देखो फोर फीचर की एंट्री कभी भी लग सकती है, अलॉटमेंट के बाद, एप्लीकेशन के बाद कभी नहीं लगती। फोर फीचर की एंट्री अलॉटमेंट के बाद, फर्स्ट कॉल के बाद, फाइनल कॉल के बाद, अलॉटमेंट के बाद तक लग सकती है कभी भी। या फिर फोर फीचर की एंट्री में आप किन एंट्री का रोल होता है, जो उससे पहले बनी हुई है। जैसे अगर अलॉटमेंट की एंट्री के बाद फोर फीचर लग रहा है तो उससे पहले कितनी एंट्री लगी होंगी, एप्लीकेशन की और अलॉटमेंट की कितनी एंट्री, 4, 2 4 लगी होंगी ना, उन एंट्री का रोल फोर फीचर में रहेगा। जो एंट्री बनी नहीं है वो फोर फीचर में कंसिडर होती ही नहीं है। बोलो हाँ ये ना, क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई। तो अगर मैं बात करूं आपसे फोर फीचर की सीधे एंट्री की, तो फोर फीचर की एंट्री कुछ इस तरीके से दिखती होगी तुम्हें। देखो एट पार में क्वेश्चन होगा तो ये दिखेगी, और एट प्रीमियम होता है तो क्वेश्चन की एंट्री ये दिखेगी। बोलो हाँ ये ना। तो पार का मतलब क्या है, सिक्योरिटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल डेबिट क्या होता है, क्योंकि उसे पहले क्रेडिट किया होगा नॉर्मली, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, डेबिट। यहाँ पे कौन सी अमाउंट आती है, कॉल्ड अप अमाउंट। और कॉल्ड अप अमाउंट को निकालने का मैंने रामबाण इलाज क्या बताया था, फोर फीचर से पहले जितनी एंट्री लग गई है उनको कंसिडर कर लेना। बस कॉल्ड अप में प्रीमियम लेते हैं, नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं, कॉल्ड अप में प्रीमियम नहीं लेते हैं। अगर मान के चलो तुमने एप्लीकेशन की 3 रुपए की
और अलॉटमेंट की 2 रुपए की एंट्री लगा चुके हो, यानी कि तुम कितने रुपए की एंट्री लगा चुके हो 5, तो कॉल्ड अप कितना बैठेगा तुम्हारा 5 रुपया। कितने रुपए मांग चुके हो और कितने रुपए मांग चुके हो, जितने एंट्री लगा चुके हो। बोलो हाँ या ना। एरियर जितना पैसा नहीं मिला, याद रखना ये कॉल इन एरियर तभी लिखा जाएगा यहाँ पर, तभी लिखा जाएगा एरियर यहाँ पर जब तुमने विद ओपनिंग एरियर फॉलो करा होगा। बात क्लियर हो रही है, मैं तार से तार मिला रहा हूं तुम्हारे, हाँ या ना भैया। अगर विद ओपनिंग एरियर नहीं ओपन करा होगा तुमने फॉलो, अगर क्वेश्चन ने बोल दिया विदाउट ओपनिंग कर, क्वेश्चन ने बोल दिया विदाउट ओपनिंग फॉलो कर, तो तुम यहाँ कॉल एरियर नहीं लिख सकते। कॉल इन एरियर की जगह ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, कॉल इन एरियर की जगह उन इंस्टॉलमेंट का नाम लिख देना क्या एरियर हुआ था। जैसे बंदे ने अगर 3 जगह एरियर करा, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे, तो पता क्या एंट्री बनेगी, शेयर कैपिटल डेबिट एज इट इज, शेयर फॉरफीचर क्रेडिट एज इट इज, बस एरियर हट जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फाइनल कॉल, 3 है। और उनके आगे कौन सी अमाउंट लिखी जाएगी, अलॉटमेंट का एरियर, फर्स्ट कॉल का एरियर, फाइनल कॉल। जहां तुम एरियर एक साथ लिखते थे वहां एरियर टुकड़ों में आएगा। आया नहीं आया सही में, मेरी बात पकड़ ली नहीं पकड़ ली, विदाउट विदाउट क्लियर कर रहा हूं, बाकी कहीं चेंजेस नहीं है। आया। अब आते प्रीमियम में, डिट्टो एंट्री यही बनती है प्रीमियम में, पर सिक्योरिटी प्रीमियम नॉर्मली क्या होता है क्रेडिट, यहां क्या कर देंगे हम डेबिट, सिक्योरिटी में यहां क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे, बस। और कोई अंतर नहीं है, और कोई अंतर नहीं है मेरे बच्चे, और कोई अंतर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये बात समझ में आई नहीं आई, बोलिए फटाफट से हाँ या ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर ही नहीं है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम बस एक याद रखना, सिक्योरिटी प्रीमियम कब डेबिट होगा, जब अमाउंट नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम तभी डेबिट किया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ दिखाया नहीं क्या मैंने, सिक्योरिटी प्रीमियम कब डेबिट किया जाता है, कब, जब पैसा नहीं मिला होगा, और कितने से, जितना पैसा नहीं मिला। पूरी एंट्री वही बनेगी, बस सिक्योरिटी प्रीमियम के पीछे कंडीशन है, सब कुछ वही है। कॉल्ड अप, फोर्थ फीचर का मतलब जितना अमाउंट हमें मिल गया, एरियर का मतलब जितना पैसा नहीं मिला, फोर्थ फीचर हमारा प्रॉफिट होता है एक तरीके से। बोलो आयन, सिक्योरिटी प्रीमियम पे दिमाग लगाना बस, सिक्योरिटी प्रीमियम तभी डेबिट होगा जब नहीं मिला होगा, और उतने से ही डेबिट होगा जितना नहीं मिला होगा, बाकी कोई ड्रामा नहीं है। बोलो हाँ या ना। बाकी शेयर फॉरफीचर के अंदर तो कौन सी अमाउंट आने वाली है, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव जो मिल चुका है, दैट इज अपना प्रॉफिट। अगर इस वाली अमाउंट को सुनो, यहाँ पे जो अमाउंट आ रही है, इस अमाउंट को जितने शेयर मैंने छीने हैं उनसे डिवाइड कर दूंगा ना, तो एक शेयर पे, सुनो दोबारा बोल रहा हूं मैं, दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ पे फोर्थ फीचर में जो अमाउंट आती है वो क्या है, जो पैसा तुमने जब्त कर लिया, क्योंकि तुमने जो छीन लिया तो कंपनी का प्रॉफिट, और कंपनी ने जितने शेयर छीने उससे डिवाइड कर देना, तो एक शेयर पे कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है वो पता लग जाएगा। वो निकालना, चाहे रफली निकालो लेकिन निकालना जरूर, क्योंकि उसका रीइश्यू में यूज होता है। अब रीइश्यू, जिसे मैं क्या बोलता था, पापा एंट्री बोलता था, रीइश्यू में कंपनी दोबारा डिबेंचर, दोबारा शेयर बेचती है, रीइश्यू में कंपनी दोबारा शेयर बेचती है, तो कंपनी के पास दोबारा से क्या आएगा, पैसा आएगा। बोलो हाँ या ना, क्लियर नहीं है। और कोई बंदा क्या बन जाएगा, मालिक, तो 2 शेयर कैपिटल, शेयर चला जाएगा। बोलो हाँ या ना। यहाँ पे कौन सी अमाउंट आती है, पेड अप, जोर से बोलो, पेड अप, जोर से बोलो, पेड अप, जोर से बोलो, पेड अप। पेड अप का मतलब क्या है, फुल्ली पेड अप, क्वेश्चन बोल सकता है फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप मतलब होता है फेस वैल्यू, समझिए मेरी बात, पकड़ बार मेरे बंदे ने बता रही है। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। अगर क्वेश्चन बोलेगा फुल्ली पेड अप तो फुल्ली पेड अप लेना। अगर क्वेश्चन ने पेड अप के बारे में नहीं बताया, अगर क्वेश्चन ने पेड अप के बारे में नहीं बताया, क्वेश्चन इज साइलेंट, तब पेड अप का मतलब क्या है, ये ध्यान से दिमाग में डाल लेना। पेड अप का मतलब क्या है, कॉल्ड अप वैल्यू एट द टाइम ऑफ, कॉल्ड अप वैल्यू एट द टाइम ऑफ, कॉल्ड अप वैल्यू एट द टाइम ऑफ रीइश्यू, मतलब जिस टाइम पे कंपनी रीइश्यू कर रही है ना, उस टाइम पे कॉल्ड अप निकाल लेना बस, जिस टाइम पे रीइश्यू कर रही है। एग्जांपल दूं, तुरंत एग्जांपल देके बाद कहानी क्लियर हो जाएगी मेरी। बोलो हाँ या ना। मान लो कंपनी ने ना फर्स्ट कॉल के बाद फोर फीचर करा, क्या करा, फर्स्ट कॉल के बाद फोर, कहानी को बनाना जरा दिमाग में, फर्स्ट कॉल के बाद फोर फीचर करा, ठीक है सर, तो फर्स्ट कॉल पे कॉल्ड अप पता लग जाएगा ना, कैसे पता लगाओगे, फोर फीचर से पहले कितनी एंट्री लग चुकी है, फर्स्ट कॉल से पहले कितनी एंट्री लग चुकी है, सॉरी फोर फीचर से पहले कितनी एंट्री लग चुकी है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, इन तीनों को मिला दूंगा तो क्या निकल जाएगा, कॉल्ड अप। बस प्रीमियम नहीं लेना इसके अंदर, मुझे प्रीमियम अलग कर दूंगा, याद आया, बहुत बढ़िया। लेकिन कंपनी इशू पता है कब करा, फाइनल कॉल के बाद, कब करा इशू, समझ गए। अब फाइनल कॉल के टाइम पर, फाइनल कॉल के टाइम पर रीइश्यू करा, मतलब उसके बाद, तब तुम्हें कॉल्ड अप निकालना है। तो अब रीइश्यू के टाइम पर
री इशू के टाइम पर कितनी एंट्री लग चुकी है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉलर, चारों लग चुकी है, चारों। कॉल्ड अप क्या बैठेगा? समझ गए? चारों को मिलाकर आप समझ पा रहे हैं? फोर फीचर पे कॉल्ड अप और री इशू पे कॉल्ड अप, दोनों पे कॉल्ड अप अलग अलग आ रहे हैं। आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है अलग अलग। तो याद है ना, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि जो कॉल्ड अप हमने फोर फीचर पे निकाला है वही कॉल्ड अप हमारा री इशू पे होगा। नहीं यार, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? कॉल्ड अप वैल्यू एट द टाइम ऑफ फोर फीचर लिखा है? नहीं, मैंने लिखा कॉल्ड अप वैल्यू एट द टाइम ऑफ री इशू। और कॉल्ड अप निकालने का रामबाण इलाज कि जिस टाइम पे तुम कॉल्ड अप फाइंड कर रहे हो ना, बस ये चेक करो उससे पहले कितनी एंट्री लगा चुके हो। अरे आया। अच्छा मान लो कि अगर तुमने फर्स्ट कॉल के बाद ही री इशू कर दिया होता, तब पता क्या होता? फोर फीचर वाला कॉल्ड अप और री इशू वाला कॉल्ड अप सेम आता, क्योंकि दोनों दोनों चीजें कब हो रही हैं? फर्स्ट कॉल के बाद हो रही है। बोलो हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? जल्दी बोलिए फटाफट, क्या मेरी बात क्लियर हो गई? आया? आया? क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए जी, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब देखो, जब ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे कंपनी थोड़ा लॉस झेलेगी, और लॉस झेलने के बाद कंपनी क्या करेगी? ट्रांसफर एंट्री लगाएगी। बोलो हाँ या ना? मतलब बचा हुआ प्रॉफिट कंपनी की जो जेब में रह जाता है उसे कंपनी कहाँ ट्रांसफर कर देती है? कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉरफीचर क्या था? क्रेडिट था, खत्म करेंगे डेबिट एंड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। और ये अमाउंट निकालने के पीछे मैंने सिर्फ एक ही तरीका बताया था, मैचिंग मैचिंग। याद आया नहीं आया? मैचिंग मैचिंग, सिर्फ मैचिंग मैचिंग। मैचिंग मैचिंग का मतलब क्या है? जितने शेयर पे तुमने लॉस झेला, जितने शेयर पे तुमने, उतने शेयर का प्रॉफिट निकालो, बस बात खत्म। उतने शेयर, जितने शेयर को तुम, ये मानो जितने शेयर को तुम री इशू कर रहे हो उतने शेयर का लॉस झेलोगे, उतने शेयर का प्रॉफिट निकालो। तो सेम शेयर का प्रॉफिट, सेम शेयर का लॉस, बात खत्म। जो बच जाएगा वो तुम्हारा बचा हुआ प्रॉफिट। आया? ये फोर फीचर है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? जल्दी बोलिए मेरे बेटा, बेटा बोलिए हाँ या ना? अब हम बात करते हैं किसकी? कॉल इन एडवांस की। देखो कॉल इन एडवांस क्या होता है? कॉल इन एडवांस का मतलब होता है कि कंपनी सामने वाले बंदे से पैसा मांग नहीं रही है, पर सामने वाला बंदा पहली पैसा पकड़ा रहा है। तो कॉल इन एडवांस टेक्निकली कंपनी के पास पहले से आने वाली इंस्टॉलमेंट का पैसा, जैसे एप्लीकेशन पे सॉरी अलॉटमेंट का पैसा तो आ ही गया, कॉल का भी आ गया या फाइनल कॉल का भी आ गया। जरूरी नहीं है दोनों कॉल का है। सुनो मेरी बात, अगर यहाँ पे बंदा धर्मात्मा बने तो इसका मतलब ये नहीं है कि सोन टू जो है वो फर्स्ट कॉल का फाइनल कॉल दोनों को ही देगा, तभी एडवांस। अगर खाली फर्स्ट कॉल का भी देते हैं तो भी वो एडवांस है। हाँ है ना? क्या मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी? भैया ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे दे दिया और फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे दे दिया, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अरे कहानी तो कैसे बना लो, एडवांस पहले मिलना एडवांस है, समझे? तो जब एडवांस मिलता है तो एडवांस क्या होगा? रिसीव एंट्री के अंदर क्रेडिट किया जाएगा लायबिलिटी मान के, और जब वो रेस्पेक्टिव इंस्टॉलमेंट आ जाएगी तब वो रिसीव एंट्री में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो देखो क्या लिखा है इसमें, रिसीव एंट्री बन जाती है, मतलब पैसा आ जाता है, बट ड्यू एंट्री कंपनी ने पैसा मांगा नहीं होता। इसका यहाँ पर कंपनी क्या पे करती है? इंटरेस्ट पे करती है, क्योंकि बंदे को पे बाद में करना होता है लेकिन वो पे पहले कर देता है। तो पेमेंट डेट से लेकर ड्यू डेट तक का उसे इंटरेस्ट दिया जाता है। कितना इंटरेस्ट देगी कंपनी? जितना आर्टिकल में लिखा होगा। कब देगी? जब आर्टिकल में लिखा होगा। आर्टिकल में लिखा होना जरूरी है। कितना देगी? जब आर्टिकल में लिखा होगा उतना। और अगर आर्टिकल में नहीं लिखा तो टेबल एफ कितना कहती है? 12%। याद रखना, कंपनी इंटरेस्ट देती 12%, लेती 10% है। एरियर पे लेती है 10, एडवांस पे देती है 12। कंपनी के लिए नुकसान है ये, मान लो हाँ कंपनी का नुकसान है। कंपनी दे ज्यादा रही है इंटरेस्ट और ले कम रही है इंटरेस्ट पर एनम। बोलो हाँ या ना? क्लियर ही नहीं है? कि कॉल एडवांस कहाँ दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में। ये बैलेंस शीट में इक्विटी लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी में, अदर करंट लायबिलिटी की हेडिंग के अंदर दिखाया जाता है। समझ में आ रहा हो मेरी बात? इसका ट्रीटमेंट एक ही तरीके से होता है, विच इज कॉल्ड विद ओपनिंग एडवांस। पहले हम इसे क्या करते हैं? पहले रिसीव एंट्री के अंदर लायबिलिटी मान के क्रेडिट करते हैं, और फिर जब लायबिलिटी खत्म होने का समय आता है, लायबिलिटी खत्म कब होती है? जैसे फर्स्ट कॉल का पैसा आया अलॉटमेंट पे, तो अलॉटमेंट पे तो हम उसे अलॉटमेंट हम क्या बोल देंगे? उसे लायबिलिटी। लेकिन फर्स्ट कॉल के टाइम पर तो हम क्या बोल देंगे? लायबिलिटी खत्म कर देंगे। बोलो हाँ या ना? तो अलॉटमेंट पे हमने लायबिलिटी मान के क्रेडिट कर दिया, और फर्स्ट कॉल पे क्या कर देंगे? रिसीव एंट्री में डेबिट। क्लियर ही नहीं है? आया या नहीं आया? ये कुल मिला के हमारे एडवांस की कहानी थी। कॉल एडवांस क्लियर हुआ? हमने पार के लिए कर लिया, प्रीमियम के लिए कर लिया, एरियर एडवांस के लिए कर लिया, और फोर फीचर क्लियर कर लिया हमने अपना। बोलो हाँ या ना? अब सवाल आता है मार्केट सिचुएशन की बात अगर हम करें। देखो मार्केट सिचुएशन के अंदर सीधी सीधी बात अगर मैं बता के चलूँ, मुझे ज्यादा लपड़ झपड़ बोलने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर मैं बात बताऊँ तो।
मार्केट सिचुएशन की बात करूं तो देखो सीधी सीधी कहानी इतनी सी आपको नजर आ रहा होगा, जब कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है तो तीन सिचुएशन पैदा होती हैं, या तो लोग उतने ही शेयर ले लेंगे, या कम लेंगे, या ज्यादा लेंगे। आपको पता है कंपनी को दिक्कत कहाँ पे होने वाली है, जब लोग ज्यादा शेयर मांगते हैं, मतलब ओवर। और जब जब ओवर होगा तुम्हें पता है ना तो क्या बनती है, टेबल। टेबल के अंदर दो मुख्य पॉइंट होते हैं, कौन सा, अप्लाइड और अलॉटेड। और कंपनी के पास तीन स्ट्रेटेजी होती है, या तो कंपनी रिजेक्ट करती है, या प्रो रेटा करती है, या फुल अलॉटमेंट करती है। किसी को पूरे, किसी को अधूरे, किसी को भगा देती है कंपनी, ये करती है। क्वेश्चन में तीनों स्ट्रेटेजी मिल सकती हैं, कोई दो भी मिल सकती है और एक भी मिल सकती है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। क्या मेरी बात समझ में आई है, नहीं आई? हाँ या ना? पर ये याद रखना मेरे बेटे जी कि जब जब ओवर होगा तब तो तुम क्या बनाओगे, टेबल। टेबल के अंदर तीन बड़े बड़े कॉलम, एक बड़ा, दो बड़ा और तीसरा बड़ा, बीच में पतला सा कॉलम आ जाएगा। पहले के कॉलम का नाम क्या है, एप्लीकेशन। दूसरे का अलॉटमेंट। तीसरे का एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन में फालतू पैसा जो आया, फिर एक्सेस एप्लीकेशन को एडजस्ट करने वाला कॉलम। बोलो हाँ या ना? इसे तुम कहां पर एडजस्ट करोगे? क्या मेरी बात समझ में आई है, नहीं आई? अप्लाइड एंड, फिर यहाँ पे दो दो कॉलम बनेंगे, इसके तीन टुकड़े बनेंगे, इसके तीन टुकड़े करेंगे। पहले अप्लाइड, फिर एप्लीकेशन मनी, फिर अलॉटेड, फिर एप्लीकेशन मनी। दोनों के बाद एप्लीकेशन मनी आती है, फिर लास्ट में आता है तुम्हारा अलॉटमेंट मनी। क्लियर है कन्हैया? बेटा पानी की बोतल दे दो मुझे भर के। हाँ जी, नॉर्मल चल जाएगा, कैसे भी दे दो। अप्लाइड के बाद एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट के बाद ही एप्लीकेशन मनी, फिर अलॉटेड के बाद क्या आएगा तुम्हारा, अलॉटमेंट मनी। यहाँ पर क्लियर ही नहीं है? कहानी वही है, कंपनी कितने शेयर मांगे थे, कितने शेयर दिए, कितना पैसा फालतू दे दिया, और कैसे पैसे को एडजस्ट किया जाएगा। याद रखना, यहाँ पर पैसा उतना ही एडजस्ट हो सकता है जितना पैसा बनता है। अगर फिर भी पैसा बचेगा तो कहाँ एडजस्ट होगा, कॉल पे। और फिर भी बचेगा तो कहाँ जाएगा, रिफंड में। लेकिन समटाइम तुम्हें क्वेश्चन कैसे मिल जाते हैं कि भैया अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। तो मेरी बात, अगर क्वेश्चन में खाली ये लिखा हुआ है ना कि एक्सिस, ये सुनना, लैंग्वेज को पकड़ना, अगर क्वेश्चन में बकायदा दिया है कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट करो, तो सिर्फ अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट करना, क्योंकि क्वेश्चन ने लिख दिया, तो सिर्फ अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट करना। और फिर सीधा क्या कर देना, रिफंड। कॉल के लिए नहीं बोला ना क्वेश्चन ने। हाँ, क्वेश्चन एक्सेस एप्लीकेशन मनी के बारे में, सुनो मेरी बात। एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कैसे एडजस्ट करना है कुछ बोलता ही नहीं है, कहाँ करना है, अलॉटमेंट पे, कॉल पे, कुछ बोलता ही नहीं है। तो तुम पहले कहाँ करोगे, फिर रिफंड। क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो। अगर क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है ना कि अलॉटमेंट पर एडजस्ट करो, सिर्फ ये लिखा है अलॉटमेंट पर करो, तो सिर्फ अलॉटमेंट पर ही करना, कॉल पे मत करना। अगर अलॉटमेंट एडजस्ट करने के बाद पैसा बच रहा हो तो क्या कर देना, रिफंड में डाल देना, चाहे क्वेश्चन बोले या ना बोले, आया या नहीं आया। लैंग्वेज को पकड़ना, आया? क्लियर है बच्चे? बस मैं एक बात और बोलूंगा, इस वाली टेबल के बेस पर, वाली टेबल के बेस पर पता क्या होता है, स्टार्टिंग की दो एंट्रियां बनती हैं एप्लीकेशन की, रिसीव वाली और ट्रांसफर वाली। ठीक है, इसके बेस पर दो एंट्री बनती है, लेकिन इसके बेस पर एक बनता है स्पेशल वर्किंग नोट। याद रखना, स्पेशल वर्किंग नोट कहाँ बनता है, लिख लेना, शॉर्ट नोट से बता रहा हूँ। स्पेशल वर्किंग नोट वहां बनाया जाता है जहां पर एरियर भी है, बोलो जहां पर एरियर भी है, और टेबल में पैसा एडजस्ट भी हो रहा हो। टेबल के अंदर पैसा, इसे उल्टी तरीके से बोल दो, जहां पैसा एडजस्ट हो रहा है वहीं एरियर हो रहा है, तो वर्क स्पेशल वर्किंग नोट बनता है। स्पेशल वर्किंग नोट में अगर अप्लाइड शेयर करके तो अलॉटेड निकालते हैं, अलॉटेड करके तो अप्लाइड निकालते हैं, और सामने वाले बंदे द्वारा किया गया एरियर को फाइंड करते हैं। एक तो एरियर होता है कि डायरेक्ट निकाल लेना, सीधा मल्टीप्लाई करके एरियर निकाल दिया, सीधा मल्टीप्लाई करके। लेकिन स्पेशल वर्किंग नोट में फुल अमाउंट का एरियर नहीं होता। जैसे यहाँ पर एरियर कितना निकल रहा है, 5,000, लेकिन एक्चुअली 5,000 का एरियर नहीं होगा। अगर स्पेशल वर्किंग नोट कई कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो 5,000 का एरियर नहीं होगा, 5,000 से कम का एरियर होगा, वो हमें वर्किंग नोट बना के निकालना पड़ता है। क्लियर नहीं है? फिर फोर्थ फीचर की एंट्री हो या कॉलिंग एरियर वाली एंट्री हो, वहां पर जहां पर इंजन एंट्री में कॉलिंग एरियर जाएगा वो उस वर्किंग नोट के थ्रू जाता है, ध्यान में रखना। डायरेक्ट नहीं निकाला जाता, फिर वर्किंग नोट के थ्रू जाएगा। आया या नहीं आया? क्या मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? जल्दी बोलिए फटाफट से, हाँ या ना? तो मैंने आपको एडवांस बता दिया, मार्केट सिचुएशंस बता दिए, ओवर सब्सक्रिप्शन बता दिया, और पीछे बता दिया, री इशू बता दिया। बोलो हाँ या ना? क्लियर है या नहीं है? हाँ या ना? एक ध्यान में रखना बात मेरे बेटा जी, एक क्वेश्चन हमने करा था, शायद मेरे मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग 91 क्वेश्चन था, जिसके अंदर हमने जो था, मैं ही बता रहा हूँ, 2 मिनट को।
देखो ये वो क्वेश्चन था जिसके अंदर क्या था कि अगर हम सीधा डायरेक्ट निकालते ना, देखो यहाँ पर मिस्टर एक्स ने ना 2 जगह एरियर करा था, अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे, अगर याद आ रहा हो तो तुम्हें। तो यहाँ पर क्या था कि क्योंकि बंदे ने जब यहाँ पे ऐसा नहीं दिया तो बंदे ने प्रीमियम भी नहीं दिया था। जब बंदे ने प्रीमियम नहीं दिया था ना यहाँ पर, तो हमने बोला था कि कितना प्रीमियम नहीं दिया, भाई प्रीमियम तो उतने से डेबिट होगा जितना नहीं मिला। बच्चों ने बोला था देखो यहाँ पर 1 रुपये का प्रीमियम है और यहाँ पर 1 रुपये का प्रीमियम है, 1 और 1 2, तो 40 इंटू 2 80 रुपये का प्रीमियम आ रहा था। लेकिन एक्चुअल में ना 80 रुपये का यहाँ पर नहीं दिखाया था हमने प्रीमियम, यहाँ पर हमने प्रीमियम कितना दिखाया था 72, क्योंकि प्रीमियम कितना कितना डेबिट होता है जितना नहीं मिला होता, 80 नहीं 72 नहीं मिला था हमें, तो 72 दिखाया। अब इसको पता लगाया मैंने कैसे, स्पेशल वर्किंग नोट। यहाँ पर क्या था, जो मिस्टर एक्स था ना उसके अलॉटेड 40 शेयर थे, उसके अप्लाइड निकाले तो कितने निकले 48, और हमने क्या बोला कंपनी 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 आपसे 48 शेयर मांगे थे, एप्लीकेशन थी 6 रुपए की, मल्टीप्लाई करके 288 जमा कराए थे, बट कंपनी आपने मुझे कितने शेयर दिए 40, 40 लोडिंग मेरा कितना बनता है 240, बोलो हाँ या ना। तो कंपनी मैंने आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना दे दिया 48, मेरे पैसे को वापस करो। कंपनी बोलती है रुक जा, मुझे भी अलॉटमेंट के रुपए लेने, कितने रुपए 2 रुपए, तो 40 इंटू 2 कितने लेने 80, 80 में से तूने कितने दे दिए 48, कितने दे दिए 32, और बंदे ने 32 रुपए नहीं दिए थे मिस्टर एक्स ने। तो मिस्टर एक्स का कितना एरियर था अलॉटमेंट पर 32 का। लेकिन फिर इसी चीज को मैंने और ज्यादा तरीके से समझाया, मैंने बोला बेटा क्या हम इस 80 को 40 इंटू 2 को 1+1 कर सकते थे ना, क्योंकि 1 रुपये शेयर के 1 रुपया प्रीमियम का, तो 40 इंटू 1 शेयर का 40 इंटू 1 प्रीमियम का। याद आ रहा है नहीं आ रहा है, बोलो हाँ ये ना। ठीक है, अब बंदे ने पैसा कितना एक्स्ट्रा दिया था हमें 48, तो यहाँ पर शेयर का कितना पैसा एडजस्ट होगा खाली 40, तो 48 में से 40 तो यहाँ एडजस्ट हो गया, बाकी कितना बचा 8, वो कहाँ एडजस्ट होगा प्रीमियम पे। तो देखो हम कहेंगे कि बंदे ने ना मिस्टर एक्स ने शेयर का तो सारा पैसा दे दिया, लेकिन उसे जो 32 देने थे वो किस बात के देने थे प्रीमियम वाले, उन्हें वही नहीं दिया, तो हमें प्रीमियम 40 नहीं मिला 32 नहीं मिला, 40 नहीं 32 नहीं मिला है, समझे। और फिर बच्चों ने बोलते कि हमको कैसे पता चलेगा, तो मैंने इसका तरीका बताया, मैंने बोला बस इतना देख लेना कि अगर प्रीमियम ज्यादा आ रहा हो, अगर देखो तुम देखोगे तो प्रीमियम कितना आ रहा था 40 और एरिया कम आ रहा हो, समझ जाना ड्रामा है। जिस इंस्टॉलमेंट पे तुम देख रहे हो ना उस इंस्टॉलमेंट का प्रीमियम देखो, कैसे इस इंस्टॉलमेंट का प्रीमियम देखो 40 इंटू 1 40 रुपए, और यहां पर एरियर कितना आ रहा है 32, तो समझ जाना ड्रामा है। 4 फीचर में क्लियर ही नहीं है, तो 4 फीचर में ना प्रीमियम कितना दिखाओगे जितना एरियर है। दोबारा बोलूं, शॉर्टकट तरीका बता दिया मैंने आपको, अगर प्रीमियम ज्यादा आ रहा हो और एरियर 4 फीचर में जब तुम प्रीमियम दिखाओगे तो कितना दिखाना जितना एरियर है, कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है आपको। अरे आया सीधा तरीका बता दिया मैंने आपको, क्लियर है मेरी बात, जल्दी बोलिए फटाफट से हाँ या ना, बढ़ो आगे। अब आते अदर देन कैश में, ठीक है, अदर देन कैश के अंदर तो मुझे ज्यादा बातें बोलने की जरूरत है नहीं। अब देखो जितनी बातें मैंने बोली हैं ये सिमिलर सारी बातें जो है ना ये डेबेंचर के अंदर भी अप्लाई होती हैं, बस डेबेंचर में 4 फीचर नहीं होता, सारी बातें डेबेंचर में अप्लाई होती हैं पर डेबेंचर के अंदर 4 फीचर नहीं होता, बाकी सब कुछ होता है, बाकी सब कुछ है। बात क्लियर नहीं होगी। अब बात करते हैं इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश कंसिडरेशन। डिबेंचर में भी सेम यही है, कंपनी एसेट देगी या कंपनी एसेट खरीदेगी या सर्विस खरीदेगी या कोई बिजनेस खरीदेगी, बदले में क्या देगी शेयर या डिबेंचर, या थोड़ा पैसा थोड़ा शेयर थोड़ा डिबेंचर, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अभी तक ऐसा क्वेश्चन छपा नहीं है लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सेम क्वेश्चन के अंदर क्या दे कि इतना पैसा दे दे, शेयर दे दे और इतना डिबेंचर दे। आया नहीं आया, क्लियर ही नहीं है, ऐसा आ सकता है। तो यहाँ पर पहली एंट्री तो हमारी वही है सेम, क्या बनेगी एसेट को, अगर एसेट परचेस करने की एंट्री है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट अकाउंट डेबिट, जितनी भी एसेट है उन्हें डेबिट कर दो, और लाइन से क्या कर देना एसेट को लाइन से डेबिट कर देना, और क्योंकि अभी तक तुमने पैसा पे नहीं करा तो तुम्हारी बन जाएगी लायबिलिटी, लायबिलिटी होती है क्रेडिट, तो वेंडर का नाम लिख देना, अगर वेंडर का नाम दे रखा तो वेंडर का नाम लिख दो, और अगर वेंडर का नाम नहीं तो वेंडर लिख देना। जैसे मेरे एग्जाम्पल में कितना था 1,30,000, बोलो हाँ या ना। फिर मैंने क्या करा, अगर क्वेश्चन में पार्ट पेमेंट की बात करी गई है तो पार्ट पेमेंट की एंट्री बना देना, डेबिट क्या थी क्रेडिट, खत्म करने के लिए क्या कर दोगे डेबिट, तो वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर का नाम लिख सकते हो अगर नाम है तो,
और जेब से क्या जाएगा, तो कैश या बैंक या बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जैसे एक 20 में तो हमने कितना पे कर दिया था, 20, बचा कितना, 1 लाख। उस 1 लाख के बदले या तो शेयर देंगे या डिबेंचर। अब शेयर देने के 2 तरीके, डिबेंचर देने के 3 तरीके। बोलो हाँ या ना। यहाँ पे शेयर होगा तो पार प्रीमियम और डिबेंचर होगा तो पार प्रीमियम और डिस्काउंट। क्या बात है, बताइए। लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट खत्म कर दिया, डेबिट बदले में क्या दिया, शेयर। या क्या लिख दूंगा यहाँ पर, डिबेंचर। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। ऐसे ही प्रीमियम में क्या होगा, लायबिलिटी होती है क्रेडिट, खत्म होने कर देंगे डेबिट, और जब से क्या गया शेयर, वो भी प्रीमियम पे। यहाँ पर क्या आ सकता है, डिबेंचर भी आ सकता है। बोलो हाँ या ना। अगर डिस्काउंट होगा तो कुछ नहीं करने का है भाई, श्याम लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर आ जाएगा। बट डिस्काउंट में क्या होता है, डिस्काउंट डेबिट हो जाता है। मतलब एंट्री बोल रहा हूँ, एंट्री क्या बनेगी, वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% या 12% जो भी डिबेंचर होंगे। बोलो हाँ या ना। दोबारा बोलता हूँ, वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। आया ही नहीं आया। एक बात और बोल दूं, अगर तुम मेरी बातों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे तो। देखिए, आपने पढ़ा होगा डिबेंचर के अंदर एक कॉन्सेप्ट, इशू डिबेंचर फॉर रिडेम्पशन पर्पस। हमने पढ़ा था कि इशू की एंट्री जैसे बनती है वैसे बनेगी भाई, पार भाई, प्रीमियम भाई, डिस्काउंट भाई, एरिया भाई, एडवांस, सब वही बनेगा। लेकिन लेकिन अगर रिडेम्पशन एट पार है तो कुछ नहीं करना, रिडेम्पशन एट प्रीमियम है, मतलब कंपनी फ्यूचर में पैसा वापस करेगी वो प्रीमियम पे, मतलब ज्यादा देगी। जिस हम क्या बोलते थे, भूतनी आ गई, डायन आ गई, चुड़ैल आ गई, याद आ रहा है नहीं आ रहा है, बोलिए आइए ना। तो भूतनी डायन चुड़ैल को हम क्या करते थे, एडजस्ट करते थे। बोलो हाँ या ना, क्या एडजस्ट करते थे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को डेबिट टू प्रीमियम रिडेम्पशन डिबेंचर को क्रेडिट। क्या वो इधर नहीं हो सकता, हो सकता है, पर डिबेंचर है, किसी को भी दो। मैंने वेंडर को डिबेंचर दिया और बोला कि इस डिबेंचर को मैं रिडीम करूंगा कितने साल बाद, एक प्रीमियम, इसको भी तो प्रीमियम वापस करूंगा। बोलो हाँ या ना, क्लियर है, नहीं है। तो इन एंट्री के अंदर भी मॉडिफिकेशन आ सकती है, ध्यान रखना। इन एंट्री में भी लॉस ऑन इशू डिबेंचर टू प्रीमियम रिडेम्पशन डिबेंचर क्रेडिट हो सकता है। समझ रहे हो ना, क्या नहीं आ रहा। मैंने ये बोला कि तुमने एंट्री बनाई, वेंडर अकाउंट डेबिट, चला रहा है, बना रहा हूं। तुमने एंट्री बनाई वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, ये तो एंट्री क्लियर है तुम्हें, टू परसेंटेज डिबेंचर, ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पे तो हमेशा फेस वैल्यू आती है, ये डिस्काउंट, और यहाँ जितने रुपए में देने थे। मैंने बोला पता इस एंट्री के अंदर भी ना लॉस ऑन इशू और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ये आ सकता है। अब समझ गई, ये तो बोला मैंने कि मतलब इन एंट्री में अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा ना कि वेंडर को भी जो तुमने शेयर दिए, डिबेंचर दिए हैं, उसका रिडेम्पशन एट प्रीमियम है, समझ जाना अच्छा 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 अच्छा, भूत नहीं आ गई। इन एंट्री के अंदर ही मॉडिफिकेशन हो सकती है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। समझ गए। और बेटा देखो, तुम शेयर दो, बेटा तुम डिबेंचर दो, तुम कुछ भी दो, याद रखना पहले तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ डिबेंचर। और निकालने का फॉर्मूला मेरे बेटा एक ही है, अमाउंट पेबल टू वेंडर माइनस पार्ट पेमेंट डिवाइड बाई इशू प्राइस। इशू प्राइस का मैंने मीनिंग बता देता अभी, कितने में दे रहे हो, 100 का 100 में, 100 का 110 में, 100 का 90 में, तो जो 90 है 110 है ना, वो कितने में जा रहा है वो अमाउंट है। तो नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने पड़ते हैं और कुछ नहीं। बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है ना। बस इतनी बात याद रखना, सारी बातें तुम कर लोगे, लिख लोगे, याद रखना। बस अगर तुम फॉर्मूला लगा रहे हो और नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ डिबेंचर पॉइंटों में आ रहे हैं, ए बेटी, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ डिबेंचर किस में आ रहे हैं, पॉइंटों में आ रहे हैं, तो बेटा फ्रैक्शन को राउंड ऑफ मत करना। आप सिर्फ पॉइंट से पहले वाली फिगर लेना और उसके अकॉर्डिंग अपना प्रीमियम, अपनी अमाउंट डाल देना जैसे भी डालनी है। बोलो हाँ ये ना, क्लियर है ये नहीं है। पर ये याद रखना मेरे बेटा जी, हमेशा जब भी पॉइंट होगा ये टू कैश आएगा ही आएगा, विच इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पेमेंट, राउंड ऑफ नहीं करना। हमेशा टू कैश आएगा, जब भी पॉइंट होंगे टू कैश आएगा ही आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ पेमेंट बचेगी बचेगी। सारी पेमेंट कैश में, सारी पेमेंट शेयर डिबेंचर में नहीं जाएगी, कुछ चिल्लड़ बच जाएंगे, उन चिल्लड़ की जो पेमेंट है वो कैश में हो जाएगी। आया, अंडर राइटर को देते हो तो अंडर राइटर कौन होते हैं मेरे बेटा जी, जो कंपनी के शेयर कमिटमेंट बेसिस पर बिकवाते हैं, उन्हें हम अंडर राइटर्स कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई है नहीं आई, बोलिए फटाफट दे। तो अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर कमीशन हम देंगे, तो कमीशन देना हमारा खर्चा है। खर्चा क्या होता है मेरे बेटा जी, हमेशा डेबिट,
तो हमने डेबिट कर दिया और टू अंडरराइटर हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। पार पेमेंट करोगे तो एंट्री बन जाएगी सेम, बस वेंडर की जगह मैंने अंडरराइटर लिख दे रहा हूँ और सेम वही एंट्री पार पीएम। ये सेम डिवेंचर में भी हो सकता है, कोई नया नहीं है, सेम है सेम। अंडरराइटर अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम सेम 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 टू सेम। समझ रहे हो मेरी बातों को, कुछ भी अंतर नहीं है, सही बता के चल रहा हूँ। पर जहां जहां वेंडर था वहां मैंने अंडरराइटर लिख दिया। ऐसे प्रमोटर की एंट्री है। नंबर जो प्रमोटर कौन होते हैं, जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, अपनी सर्विस देते हैं, कंपनी को पैदा करते हैं और उन सर्विस के बदले कंपनी उन्हें शेयर देती है या डिबेंचर भी दे सकती है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, कंपनी बोलेगी खर्चा कॉर्पोरेशन खर्चा या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर, फिर प्रमोटर को शेयर देने या डिबेंचर देने हैं। पार प्रीमियम कुछ भी हो सकता है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम लगेगा। जहां पर वेंडर था वहीं अंडरराइटर था, वहीं प्रमोटर आ जाएगा, बस बात खत्म। आया आया ये कहानी हुई हमारी किसकी, वेंडर वाली, मतलब अदर देन कैश की। अरे क्लियर है मेरी बात, नहीं है क्लियर, जल्दी बोलिए फटाफट दे, ठीक है। चलिए डिबेंचर का तो हम इंट्रो कर ही चुके थे, मैंने बोला था कि सब कुछ सेम है, बस जहां जहां शेयर होता था वहां क्या आ जाएगा, डिबेंचर्स आ जाएगा और कुछ भी नहीं है, याद रखना। डिबेंचर के ऊपर कंपनी क्या पे करती है, इंटरेस्ट पे करती है। देखो एक टॉपिक तो यही था, इसके मैंने अभी हिंट में चर्चा कर ली थी, इशू डिबेंचर फॉर रिडेम्पशन पर्पस। कुछ मत करो, सीधा फंडा बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना इसमें। आप जैसे इशू की एंट्री बनाते थे, पार की, प्रीमियम की, डिस्काउंट की, वही करने का है बस। अगर रिडेम्पशन एट प्रीमियम है तो रिडेम्पशन एट, तो कंपनी ज्यादा पैसा देने वाली, ज्यादा पैसा देना इनकी कंपनी का फ्यूचर में लॉस है, और फ्यूचर में आने वाले लॉसेस को कंपनी क्या करती है, प्रूडेंस प्रिंसिपल के तहत क्या कर देती है, गले लगा लेती है। बोलो हाँ ये ना। तो ये मॉडिफिकेशन जब भी बोलो, जब भी जोर दे बोलो, जब भी बोलो, तुम भी बोलो ना जो कैमरे में बैठे हैं, जब भी रिडम्पशन एट प्रीमियम होगा, जब भी, तब तक भूत नहीं आएगी, तब तक प्रूडेंस प्रिंसिपल लगेगा, तब तक, और क्या होगा, तब तक ड्यू एंट्री मॉडिफाई की जाएगी। कौन सी एंट्री मॉडिफाई की जाएगी, जोर से बोलो कौन सी एंट्री, जोर से बोलो कौन सी एंट्री, ड्यू एंट्री मॉडिफाई की जाएगी। मॉडिफाई क्या होगी, एक एक्स्ट्रा डेबिट एक्स्ट्रा क्रेडिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर उसी एंट्री में डेबिट हो जाएगा, प्री और रिडेम्पशन डिबेंचर उसी एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। लेकिन याद रखना ड्यू एंट्री किसकी पकड़ोगे, अलॉटमेंट। अगर एप्लीकेशन अलॉटमेंट सेम है तो तुम समझ जाओगे वही एप्लीकेशन वही अलॉटमेंट है नॉर्मली। लेकिन अगर एप्लीकेशन अलग है और अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट की पकड़ना ड्यू एंट्री, और अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री कौन सी होती है, पहली वाली एंट्री। एप्लीकेशन की दो एंट्री के बाद जो तीसरी एंट्री बनेगी एक तरीके से। हाँ समझ गए, कौन सी एंट्री पकड़ोगे, अलॉटमेंट। ये बेटा कॉन्सेप्ट है, इन्हीं को भूलते हैं हम नॉर्मली बच्चे, एप्लीकेशन में ठोकिया हुए हैं। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अलॉटमेंट 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 अलॉटमेंट, समझो। अलॉटमेंट ड्यू एंट्री में मॉडिफिकेशन करना है जितनी जैसे बननी। देखो जैसे यहाँ देखो, पार के इशू एट पार, पहले नॉर्मली इशू की एंट्री बनाओ, ये देखो मैं रिडेम्पशन किस पे है, रिडेम्पशन प्रीमियम पे है नहीं है, पार मत देखो, पहले इशू एट पार है, एंट्री बना दो। अगर रिडेम्पशन एट पार है तो कुछ मत करो, लेकिन रिडेम्पशन एट प्रीमियम है तो देखो मैंने अलग कलर दिख रहा है, मॉडिफिकेशन, सेम एंट्री बनाई और मॉडिफिकेशन लगा दी। लॉस इंश्योर्ड डिबेंचर, जितना फ्यूचर में ज्यादा रुपया दे रहे हैं हमारा लॉस है, उसे पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं। बोलो हाँ ये ना। ये लॉस खर्चा मान के डेबिट, और क्योंकि कंपनी को ये पैसा पे करना होता है तो कंपनी क्या करती है, फ्यूचर में आने वाली लायबिलिटी को पहले रिकॉर्ड कर लेती है, मेरी लायबिलिटी मान के क्रेडिट कर देती है। जब पे करने की बात आएगी तभी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। बोलो हाँ ये ना। ऐसे यहाँ देखो, इशू रेट प्रीमियम है, सिंपल प्रीमियम की एंट्री लगाई जैसे आप बनाते हो, सिंपल देखो, सिंपल है, सेम कुछ भी नहीं है। बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन को डेबिट टू डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। रिडेम्पशन एट पार है तो करो, नहीं रिडेम्पशन एट पार तो कुछ नहीं करना, रिडेम्पशन एट प्रीमियम है तो वो इतनी आ गई, मॉडिफिकेशन देखो आ रहा है यार, अब बोलो ना यार, क्लियर ही नहीं है। ऐसे इशू एट डिस्काउंट है तो सिंपल एंट्री बना दी, देखो भाई डिस्काउंट डेबिट हो गया, बोलो हाँ या ना। लेकिन रिडेम्पशन किस पे है, कुछ लॉस तो है नहीं, बोलो हाँ या ना, तो कुछ नहीं करना। आया, लेकिन इशू एट डिस्काउंट रिडेम्पशन, ये एक लोता ऐसा सिचुएशन है जहां दो लॉस है कंपनी को। इशू एट डिस्काउंट, रुपए कम लिए, रिडेम्पशन प्रीमियम रुपए ज्यादा दिए, हाँ ना। इससे एक चीज याद आती है मुझे, एक आते हैं जीरो कूपन बॉन्ड या जीरो कूपन डिबेंचर। सुनो सुन लो, थ्योरी में अच्छा इंपॉर्टेंट है। जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन डिबेंचर, जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन डिबेंचर। भैया ये क्या होता है, पता क्या होता है, तुम बड़े प्यार से समझ जाओगे। ये वो डिबेंचर होते हैं
जिनके ऊपर इंटरेस्ट क्या होता है, 0। कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा भी कोई डिवेंचर हुआ है कि 0% इंटरेस्ट? सामने वाले बंदे को कंपनी इंटरेस्ट नहीं देगी और सामने वाला बंदा कंपनी को पैसा भी दे देगा 0% पे। सवाल है, मेरी बात पकड़ पा रहे हो? 0% का मतलब है जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन डिवेंचर, इसका मतलब है 0% इंटरेस्ट। कंपनी कोई इंटरेस्ट नहीं देती इसके ऊपर और सामने वाला बंदा पैसा देता है। ऐसा कैसे दे देगा? क्योंकि ये जो जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं ना, ये जीरो कूपन डिबेंचर होते हैं, इनको कंपनी एट डिस्काउंट पे देती है। एट, अब सुनना जरा मेरी बात, तुम समझ जाओगे मेरी बातें, क्योंकि तुम्हें पढ़ के आ रहे हो, तुम एफएलबी के बच्चे हो, आए ना। कंपनी इशू करती है एट डिस्काउंट, इशू करती है एट, रिडेम्पशन करती है एट पार। अब लगाओ फायदा है या नहीं है? तो के बदले लिए 60 रुपए, तो के बदले लिए 60 रुपए, तो तुम्हारी जेब से कितना रुपया गया? 60। लेकिन कहती पैसा जब दूंगी ना 5 साल बाद, 6 साल बाद, तो 100 के बदले 100 दूंगी, तो तुम्हारी जेब से गया कितना? 60। और तुम्हें 4-5 साल कितना मिलेगा? 4 से 5 100, तो तुम्हें फायदा नहीं है? कितने रुपए का? समझ गए? समझ गए कि इशूड एट डिस्काउंट होते हैं, रिडेम्पशन एट पार होते हैं। समझ गए? मतलब ये वाली सिचुएशन होती है, इशूड डिस्काउंट, रिडेम्पशन एट पार। इसमें तुम्हें फायदा, इसमें कंपनी इंटरेस्ट नहीं देती, जीरो के ऊपर में इंटरेस्ट नहीं देती, इसमें कंपनी का फायदा है। पता क्या? कंपनी तुम्हें एक बड़ा फायदा दिखा रही होती है, 60 का 100 बना दूंगी, ये तो हो रहा है, 60 का 100 बना दूंगी, तुम्हें भी अच्छा लग रहा है, लेकिन बीच में कुछ दूंगी नहीं। अब कंपनी का क्या है, कंपनी को पता है कि बीच बीच में अगर इंटरेस्ट देने लगी तो बार-बार पैसा जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अब कंपनी क्या करती है, इंटरेस्ट देना बंद, कंपनी ने यहाँ पे क्या करा, इंटरेस्ट बचा लिया। इंटरेस्ट बचाने का मतलब क्या है, जो पैसा जाता तो कंपनी में रह गया और कंपनी का पैसा कंपनी में यूज होगा। कंपनी उसी पैसे को यूज करके और एक्यूमुलेशन करती है और पैसा बढ़ाती है अपना, और उसमें कुछ पैसा हमें दे देती है। समझ गए? आया या नहीं आया? ये सीधी सीधी स्ट्रेटेजी है कंपनी का और कुछ नहीं है। आया? तो मॉडिफिकेशन कब होगी, बस याद रखो, बस जल्दी बोलो, मॉडिफिकेशन कब होगी? अरे बोलते क्यों ना यार, दीदी तुम बोल नहीं रही हो। एप्सा रिडेम्पशन एट मॉडिफिकेशन, पहले क्या बनाओगे, इशू की एंट्री, पहले नॉर्मल इशू की एंट्री खींचो, फिर देख लो अगर रिडेम्पशन एट पार है तो कुछ मत करो, और रिडेम्पशन एट प्रीमियम है तो भूती डन चुड़ैल आ चुकी है, तो बहुत कुछ करने का है अपने को। अरे आया ही नहीं आया? क्लियर है मेरी बात? नहीं है क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर है मेरी बात? ठीक है, बस एक बात याद रखना कि देखो यहाँ पर ना ईश्वर डिस्काउंट में एक नुकसान हुआ, ये ई डिस्काउंट का, और रिडेम्पशन एट प्रीमियम में ये लॉस हुआ। तुम्हें क्या करना है, इसको अलग अलग नहीं लिख के क्या कर देना है, मर्ज, मर्ज करके एंट्री बना देनी है। देखो ये रही, दिख रही होगी, मैंने सारी एंट्री वही बनाई, बस इसको 1-1 लाख 2 लाख 1-1 लाख अलग अलग ना लिख के 2 लाख लॉस एंड इश्यू डिबेंचर के नाम से लिख दिया। आया? अरे आया? अरे बोल दो, क्लियर है? अब अगर तुम्हें ये बात क्लियर है, इसी सिलसिले को आगे बढ़ा तो कनेक्टिविटी बनाता हूँ। देखो कंपनी को नुकसान हो रहे हैं, या तो कंपनी को नुकसान होगा एक, या होंगे दो। अगर कंपनी ने इश्यू डिस्काउंट करा है तो नुकसान है, और रिडेम्पशन प्रीमियम करेगी तो नुकसान है। तो कंपनी को ये या दोनों हो सकते हैं, और कंपनी को क्या करना है, इस लॉस को कंपनी क्या करती है, राइट ऑफ। क्या करती है? राइट ऑफ। इस लॉस को कंपनी क्या करती है, राइट ऑफ करती है। बोलो फटाफट, क्या करती है? राइट ऑफ। बात खत्म। देखो यार तुम्हारा सिलसिला क्लियर हो जाएगा, तुम्हें कनेक्टिविटी मिल जाएगी। राइट ऑफ करने कंपनी को, तो आपने नॉर्मली क्या करा था, जैसे डेबिट करा था, राइट ऑफ करने के लिए कंपनी क्या कर देगी, क्रेडिट कर देगी। याद रखना, वन टाइम राइट ऑफ तुम्हारे सिलेबस में, तुम्हें ओवर द पीरियड वाला राइट ऑफ नहीं है तुम्हारे कोर्स में, क्लियर ही नहीं है। राइट ऑफ करेंगे दो जगह हमारे पास, या तो सिक्योरिटी पेमेंट से राइट ऑफ करेंगे या पीएनएल से। अगर सिक्योरिटी पेमेंट है तो इससे करो, और नहीं है या कम है, सिक्योरिटी पेमेंट नहीं है या कम है, तो किससे राइट ऑफ करो, पीएनएल से। तो एंट्री क्या बनेगी, सिक्योरिटी प्रीमियम होता है क्रेडिट, खत्म करके कर दोगे डेबिट, और प्रॉफिट को यूज करोगे तो प्रॉफिट भी खत्म हो जाएगा, प्रॉफिट होता है क्रेडिट, खत्म करके करोगे डेबिट, और वो जो लॉस था वो डेबिट था, उसे क्या कर दोगे, क्रेडिट। आ रहा है नहीं आया? तो ये एंट्री ध्यान में रखना, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अगर तुम पे सिक्योरिटी प्रीमियम है, इनफ है, तो ये एंट्री बनेगी, और सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो ये एंट्री बनेगी, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम कम है तो ये एंट्री बनेगी। जैसे मैंने लॉस कितना माना है 80, लेकिन सिक्योरिटी में मेरे पे कितना था, खाली 50,
तो 80 में से 50 तक तो मैंने ये यूज करा सिक्योरिटी में, बाकी 30 किसका यूज करा मैंने, पीएनएल का। बोलो हाँ या ना, ये राइट ऑफ क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। इशू डिबेंचर में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, देखो इंटरेस्ट की बात मैं करूंगा तो क्या आएगा, इंटरेस्ट कंपनी को देना होता है, कंपनी इंटरेस्ट अपने टर्म पे देती है, या तो कंपनी देगी इंटरेस्ट मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, जो मन होगा। आपको ज्यादातर इंटरेस्ट का क्या मिलेगा, या तो हाफ ईयरली या ईयरली वाला फंडा मिलने वाला है। बोलो हाँ या ना। इंटरेस्ट का रेट कहाँ लिखा होता है, डिबेंचर के आगे लिखा रहता है। इंटरेस्ट में मेन क्या होती है, 3 एंट्री होती है, ड्यू पे, ड्यू पे, ड्यू पे, और लास्ट में ट्रांसफर। अगर जैसे कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है, कंपनी इंटरेस्ट पे कर ली है हाफ ईयरली, तो 6 महीने की ड्यू पे, फिर 6 महीने की ड्यू पे, और लास्ट में ट्रांसफर। बोलो हाँ या ना। याद रखना इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाता है। किस पे दिया जाता है, फेस वैल्यू पे। और एसआई का ही फॉर्मूला लगता है। किसका फॉर्मूला लगता है मेरे बेटा जी, एसआई का ही फॉर्मूला लगता है। बोलिए हाँ या ना। अगर मैं ड्यू एंट्री को समझाने बैठूं, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल जो 6 महीने वाला एग्जाम्पल है, 5 लाख के डिबेंचर थे, 10 के बदले 12 रुपए लिए थे। देखो कंपनी 10 के बदले 12 रुपए ले रही है, कंपनी रुपए ज्यादा ले या कम ले, इंटरेस्ट 10 पे ही जाएगा, मतलब फेस वैल्यू पे ही जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ या ना। अब इंटरेस्ट पे करना कंपनी के लिए क्या बनेगा, खर्चा। खर्चा क्या होता है मेरे बेटा जी, डेबिट। और कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी ने जब तक इंटरेस्ट पे नहीं करा तब तक क्या बनेगा वो कंपनी के लिए लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। अगर आपके क्वेश्चन में टीडीएस की बात करी गई है तो टीडीएस की लायबिलिटी बनेगी इन रेस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट, आए ना। तो टीडीएस पेबल भी क्या बनेगी, हमारी लायबिलिटी, अगर टीडीएस की बात है। अगर टीडीएस की बात नहीं है तो ये एंट्री, और टीडीएस की बात है तो ये एंट्री। बोलो हाँ ये ना, ठीक है। अब कंपनी को क्या देना है, 5 लाख के ऊपर, क्योंकि 50 डिबेंचर है, एक डिबेंचर 10 का है, तो 5 लाख के ऊपर कितना परसेंट, 12% का ब्याज देना है, क्योंकि 12% वाला डिबेंचर था, क्योंकि डिबेंचर करके 12% लिखा हुआ था। जितना लिखा होगा ना वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम होता है। हमें कितने महीने का देना है, मात्र 6 महीने का, तो 6/12 PRT। बोलो हाँ ये ना, PRT। क्लियर है, कितना निकलेगा, 30,000 रुपए। अब देखो कंपनी जो पे करेगी, कंपनी के लिए तो खर्चा है, लेकिन उसके डिबेंचर होल्डर के लिए क्या बनेगा, ये इनकम। तो सरकार कहती है इस इनकम का टैक्स काट। तो 30,000 के ऊपर कितना टीडीएस माने मैंने, 10%, कुछ और भी मिल सकता है। तो 30,000 का 10%, 3,000 रुपए कंपनी काट लेगी। तो 30 में से 3 सरकार को देगी, 27 तुमको देगी, तुमको यानी कि डिबेंचर होल्डर को। बोलो हाँ ये ना। अब कंपनी के लिए क्या थी, लायबिलिटी, लायबिलिटी थी क्रेडिट, खत्म करने कर देंगे डेबिट। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा गया। टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये पैसा तुम्हारे पास गया डिबेंचर होल्डर के पास, ये पैसा सरकार के पास गया, ये पैसा सरकार के पास गया। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। तो ड्यू पे, ड्यू पे। और ऑब्वियस बात है टीडीएस की एंट्री होगी तो बनाना, अदरवाइज मत बनाना। टीडीएस की चर्चा होगी तो। और सिमिलरली 6 महीने बाद फिर वही ड्यू पे लगा दी मैंने एंट्री। बोलो हाँ या ना। लास्ट में क्या लगेगी, ट्रांसफर एंट्री। भैया डिबेंचर इंटरेस्ट क्या था, खर्चा, खर्चा क्या था, डेबिट। हटाने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट। और डेबिट कैसे करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को। अरे आया, क्लियर है मेरी बात। बोलो हाँ या ना। बस इतना याद रखना कि इंटरेस्ट उतने पे लगाना जो तुम्हारी उधारी है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, पहले उधारी 5 लाख की थी, अगर 1 लाख की खत्म कर दोगे तो अगले साल उधारी कितनी रह गई, 4 लाख की। तो अगर उधारी कम होती जा रही है तो इंटरेस्ट भी लगातार कम होगा। लेकिन अगर उधारी 5 लाख की थी और 5 साल बाद ही उधारी खत्म करोगे तो पूरे पूरे 5 साल तक 5 लाख ही मेंटेन रहा उधारी का। तो जितनी उधारी तुम्हारी मेंटेन है उतनी उधारी पे ही ब्याज चलाना, समझे। पहले जैसे उधारी 5 लाख की थी, अब 1 लाख पे कर दोगे तो उधारी कितनी रह गई, 4 लाख पे ब्याज जाएगा। फिर 1 पे कर दोगे तो 3 लाख पे जाएगा, फिर 2 लाख पे, फिर 1 लाख पे। समझ रहे हो ना। उधारी कम होगी तो इंटरेस्ट भी कम होगा, उधारी कम नहीं होगी तो इंटरेस्ट का कम होगा। आया, क्लियर है, क्लियर है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये ज्यादातर थ्योरी में आता है, अभी तक तो मैंने इसका प्रैक्टिकल देखा नहीं इतने सालों में। देखो कोलेटरल का मतलब, इतनी बात समझ लो थ्योरी के अंदर, इशू डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब है कि डिबेंचर को जब बैंक से हमें लोन लेना होता है ना, तो लोन लेने के बदले हम जो सिक्योरिटी एसेट वगैरह गिरवी रखते हैं अपनी, उसके अलावा हम डिबेंचर भी गिरवी रख सकते हैं, वो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी कहते हैं। डिबेंचर गिरवी रखने से कोई एसेट तो गिरवी नहीं हुई, लेकिन याद रखना अगर हमने डिफॉल्ट करा तो सामने वाले बंदे के पास, बैंक के पास डिबेंचर होल्डर के राइट आ जाते हैं। याद रखना जब हम डिबेंचर गिरवी रखते हैं, जब बैंक से लोन लेते हैं और डिबेंचर गिरवी रखते हैं, तब बैंक के पास डिबेंचर होल्डर के राइट नहीं होते हैं। जैसे मान लो कि मैंने लोन लिया 10% वाला, लेकिन मैंने डिबेंचर गिरवी रखे 12% वाले, तो इंटरेस्ट कितना दूंगा मैं, 10।
क्योंकि लोन मेरा 10 का था। डिबेंचर चाहे 12% वाले गए हो तो इंटरेस्ट 12% ही चढ़ेगा मेरे पे, क्योंकि मैं बैंक को ना डिबेंचर देके पैसा नहीं ले रहा, लोन के बदले पैसा ले रहा हूँ, तो लोन वाले ब्याज चढ़ेगा मेरे पे। लेकिन अगर मैंने डिफॉल्ट करा, अगर मैंने पैसा नहीं दिया बैंक को, तो बैंक के पास डिबेंचर होल्डर के राइट आ जाएंगे और बैंक मेरे सारे अमाउंट को एक्यूमुलेट करके कि जितना प्रिंसिपल था जितना इंटरेस्ट पेंडिंग था सारा मिलाकर सब पे 12% का ब्याज लगाएगा फिर, क्योंकि बैंक के पास डिबेंचर होल्डर के राइट आ चुके हैं। और उन डिबेंचर्स के पीछे जितनी भी सिक्योरिटीज गिरवी थी, जो सिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं ज्यादातर वही गिरवी रखे जाते हैं, उन एसेट को बेचने का राइट रखता है बैंक। फिर मतलब बैंक के पास राइट है, इसलिए डिबेंचर को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी दिया जा सकता है। ये सिक्योरिटी ना होकर भी है, ना होकर भी है। बोलो हाँ या क्लियर है? आया? इसमें कुल मिलाकर दो तरीके से एंट्री बनती है, विद पासिंग और विदाउट पासिंग। विद पासिंग में एंट्री बनती है, बैलेंस शीट बनती है, विदाउट पासिंग में बैलेंस शीट बनती है बस। देखो विद पासिंग में क्या होता है, सिर्फ दो एंट्री। पहली एंट्री क्या बनेगी तुम्हारी, पहली एंट्री ये रही, देखो ये एंट्री बना। पहली एंट्री क्या बनेगी, बैंक डेबिट टू बैंक लोन, मतलब पैसा आया और लोन हमारी लायबिलिटी बन गई। कितने का लोन आया, 8 लाख। बदले में हमने क्या दिया, डिबेंचर दिए, क्रेडिट फॉर गोज आउट। लेकिन डिबेंचर जाने के बदले कुछ आ नहीं रहा हमारे पास, तो यहाँ पर एक बनावटी अकाउंट ओपन किया जाता है जिसका नाम है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। देखो मैंने लिखा भी है, नोशनल अकाउंट, बनावटी अकाउंट है, इसका कोई महत्व नहीं है। एक्चुअल में जीरो, ये नल एंट्री है, जीरो। बस हम ये शो कर रहे हैं एंट्री, जिससे रिकॉर्डिंग हो जाए हमारे खातों में ये डिबेंचर फ्री फंड के बैंक के पास गिरवी पड़े हुए हैं, कुछ हो नहीं रहा इन डिबेंचर का। आया नहीं आया, ये याद रखना, जितना लोन है उससे ज्यादा की डिबेंचर दूंगा ऐसा गारंटी नहीं है, कम के भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आया? ठीक है ना? और याद रखना, अगर तुमसे पूछे ना कोई टीचर कि इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी की जनरल एंट्री बता, तो ये होती है इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी की जनरल एंट्री, ये एंट्री विच इज कॉल्ड नोशनल एंट्री, बनावटी एंट्री है ये। क्योंकि डिबेंचर देकर कुछ हाथ हो ना रहा है, जो मैं एक्चुअल रियल एंट्री बनाऊं तो बनावटी एंट्री है, तो रिकॉर्डिंग पर्पज से बना रहे हैं। ये एंट्री रियल एंट्री है, ये इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री, ये टेकिंग लोन लेने की एंट्री है। अरे आया? ये ध्यान में रखना, बोलो हाँ या ना। इन्हीं चार अकाउंटों को सुनो, इन्हीं चार अकाउंटों को तुम क्या करते हो, बैलेंस शीट में दिखाते हो। ये कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में, एसेट में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, करंट एसेट के अंदर। बैंक लोन कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में, नॉन करंट लायबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बोरिंग में। और ये 9% डिबेंचर कहाँ जाता है, वही बैलेंस शीट में, नॉन करंट लायबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बोरिंग में। और ये भी कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में, नॉन करंट लायबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बोरिंग में, सबट्रैक्ट माइनस होता है। आओ दिखाओ, ये देखो, जैसे मैंने नोट्स अकाउंट बनाया तो बैंक लोन आ रहा था एक अकाउंट, देखो बैंक लोन दिखा दिया पर 8 लाख का, ठीक है। और उस बैंक लोन के नीचे मैंने क्या लिखा कि मैंने 10,000 9% वाले डिबेंचर इशू करे हैं, 100 रुपए का एक था एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। ये पूरा नोट डालूंगा मैं यहाँ पर। आया? आया? फिर मैंने 9% वाले डिबेंचर कितने दिए, मैंने पूरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ मैंने 15 लाख के डिबेंचर दिए थे। कितने दिए थे, टोटल मैंने 15 लाख के डिबेंचर दिए थे, जिसमें 5 लाख के बदले मैंने पैसा लिया था लोगों से। हाँ है ना? और 10 लाख के डिबेंचर मैंने किसको दिए थे, बैंक वालों को दिए थे एज अ कोलेटरल। तो मैंने क्या करा, मैंने 5 दिए पब्लिक को, 10 दिए बैंक को, तो टोटल कितने डिबेंचर दिए, 15 लाख। मैंने ऊपर 5 लाख की एंट्री बना रखी है, दिखाई नहीं थी आपको मैंने, ये रही देखो सेम एंट्री, देख लो पहले एक बार, दिख रही है ना ये एंट्री तुम्हें आती है ऑलरेडी। तो 5 और हाँ ये रहा, 15 लाख के डिबेंचर दिए, लेकिन 10 लाख के डिबेंचर तो नोशनल थे, तो डिबेंचर स्पेस यहीं से माइनस कर दूंगा 10 लाख। तो यहाँ पे एक्चुअल लायबिलिटी मेरी कितनी है डिबेंचर की, 5 लाख की, तो 8 और 5 13 लाख कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, नॉन करंट लायबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बोरिंग। आया? बैलेंस शीट में, नॉन करंट लायबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बोरिंग में, नोट नंबर 1 बनाया, 13 लाख रुपए यहाँ चले गए। और मुझे पैसा कितना मिला था, 5 लाख लोगों से मिले थे, 8 लाख बैंक से मिले थे। तो बैलेंस शीट में, एसेट में, करंट एसेट में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक बैलेंस 13 लाख। ये बैलेंस शीट मैच कर रही होगी, बट अभी मैच करके नहीं दिखानी, क्योंकि ये बैलेंस शीट पूरी नहीं है, क्या है, मात्र एक एक्सट्रैक्ट है। ये विद पासिंग एंट्री है, विदाउट पासिंग में कुछ नहीं होता, पूरा सेम ये बनता है, सेम टू सेम। तो देखो अंदर अंदर क्या होगा दीदी, देखो सारी एंट्री बनाई है मैंने, और लास्ट वाली एंट्री मिटा दी, वो कोलेटर वाली, क्योंकि विदाउट पासिंग में कोलेटर वाली एंट्री बनाते, लेकिन नोशनल एंट्री है। अरे सेकंड वाली एंट्री नहीं थी, ये रही देखो, ये रही नोशनल। मैंने बाकी सारी एंट्री बनाई है, सिर्फ ये मिटा दी, क्योंकि कोलेटर की एंट्री बनती, बाकी सारी बनेंगी। पूरा सब कुछ वही रहना, देखो डिट्टो सब कुछ वही है, सब कुछ A to Z। बस देखो क्या होगा,
डिबेंचर 15 लाख दिखा के 10 लाख माइनस करे थे, वो नहीं करना क्योंकि वो हमने एंट्री बनाई नहीं है, सीधा 5 लाख गए डायरेक्ट। आया, वही देखेंगे पब्लिक वाले। आया, इतना सा कॉन्सेप्ट है और पूरा मामला हमारा खत्म होता है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा रिवीजन सीरीज पूरी खत्म होती है। अब कल से पीवाई की सीरीज शुरू हो जाएगी हमारी। ठीक है बच्चों, बोल दीजिए फटाफट से, आया या नहीं आया। बोलिए। ठीक है, धन्यवाद टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू। धन्यवाद टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू। जय हिंद, जय भारत। 30 तारीख टारगेट पूरा। जैसे मैंने अपने टारगेट को पूरा करा शिद्दत के साथ, ऐसे आप भी पीवाई की सीरीज को शिद्दत के साथ फॉलो करना है, क्योंकि वहां पर मेरा इन्वॉल्वमेंट कम है, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। मैं सिर्फ मॉनिटरिंग का काम करूंगा, ठीक है, और आपके डाउट पे काम करूंगा। जिसके डाउट नहीं आएंगे मेरे पास, जिस बच्चे के जिसने सॉल्व नहीं करा होगा, उसे एफएलबी से बाहर कर दूंगा, नॉर्मल बैच के अंदर पढ़ाई करे फिर तो वो एफएलबी लायक नहीं है, पहले बता के चल रहा हूँ। चलिए।